So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion from mitochondria towards nucleus. यानी यूकैरियोटिक सेल्स में हम काफ़ी सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बहुत ही ठीक से समझ चुके थे, जिसके अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल को एक सीक्वेंस के अंदर देखा। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सिलिया फ्लैजेला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, पेरोक्सिसोम, ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनेल्स हैं जो अभी डिस्कशन में आनी बाकी। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे और सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुका था। पहला पॉइंट ये था कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पावर हाउस का मतलब होता है ऐसा हाउस या ऐसा इलाका जो कि एनर्जी जनरेट करे। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल का वो इलाका है जो कि एटीपी जनरेट करता है। एंड एटीपी क्या है? एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी। तो आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कहने का मतलब है चाहे आपको एब्जॉर्प्शन का काम करना हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट का काम हो, जैसे आप देख रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द लास्ट लेक्चर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी आपकी टूट रही थी इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो एटीपी है यही टूट टूट कर आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है आपके अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए। अगर आपको मूव करना है, मस्कुलर मूवमेंट भी हो रही है, तो भी उसमें एटीपी ही अपना रोल अदा करेगा, इसीलिए इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। तो एटीपी जो है इसे प्यार से एनर्जी करेंसी भी हम लोग बुलाते हैं। एंड ये जो एनर्जी करेंसी है ये बनती कहाँ है? ज़्यादातर जो आपकी एटीपी है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसीलिए इसे पावर हाउस बोल दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। दे आर सिमिलर टू बैक्टीरिया। ओके, सिमिलर टू बैक्टीरिया। और ये भी कहा जाता है कि ये दोनों यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पहले बैक्टीरिया ही थे। तो इसके लिए एक थ्योरी आई थी जो कि थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ने क्या बोला कि एक बड़ा बैक्टीरिया था जिसे जरूरत थी कुछ असिस्टेंट्स की। वो बड़ा बैक्टीरिया खुद का खाना नहीं बना सकता था, तो उसने क्या किया, एक छोटे बैक्टीरिया को खा लिया जो कि खुद का खाना बना रहा था, विच इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया खुद का खाना बना सकता है, तो एक बड़े बैक्टीरिया ने साइनोबैक्टीरिया को खा लिया और अपने बॉडी के अंदर रख लिया खाना बनाने के लिए। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो धीरे 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 इस प्रकार से डेवलप होता चला गया और वो जो है उस बड़े बैक्टीरिया के अंदर ही रिसाइड करने लगा, अंदर ही रहने लगा। सिमिलरली अब बड़े बैक्टीरिया ने सोचा यार खाना तो मैं बना पा रहा हूं बिकॉज मेरे अंदर अब एक क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेल आ चुका है, क्योंकि मैंने साइनोबैक्टीरिया को खाया था जो अब क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इस खाने को अब मैं एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करूं? तो इसने एक ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया को भी खा लिया। तो काफी सारे ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के इनकॉर्पोरेट हो गए उस बड़े बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो कि आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया में तब्दील हो गए। तो कहा जाता है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पहले जो थे बैक्टीरियाज ही थे। और इसको प्रूव करने के लिए काफी सारे आपके फैक्ट आए। अब साइंटिस्ट को तो प्रूफ चाहिए भाई, तुम प्रूव कर दो कि आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया है, हम मान लेंगे। सिंपल सी बात है, मानने में कोई बुराई नहीं है। तो पहला प्रूफ इन्होंने ये दिया, द साइज। जो साइज है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का एंड क्लोरोप्लास्ट का, ये साइज आपका सिमिलर है टू दैट ऑफ बैक्टीरिया। यानी एक बैक्टीरिया के कंपैरिजन में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का साइज लगभग सेम होता है, तो इन्हें बैक्टीरिया कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन हमें अब केमिकल एविडेंस भी देखने होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के साइज का हर मॉलिक्यूल या बैक्टीरिया के साइज का हर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा केमिकल एनालिसिस के अंदर भी जाना पड़ेगा। यहां पे इन्होंने देखा कि जो राइबोसोम है वो 70s है। अब 70s राइबोसोम कहां प्रेजेंट थे? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में, यानी बैक्टीरियाज के अंदर। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मिल रहे हैं ये भी आपके 70s हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मिल रहे हैं वो भी आपके 70s है। जबकि यूकैरियोट में बाकी सारी जगह यानी साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो 80s राइबोसोम मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल ओरिजिन के हैं। सो दैट्स व्हाई इनमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देखने को मिलता है। फिर जब भी कभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए भी होता है विच इज सर्कुलर इन नेचर, और बैक्टीरिया का डीएनए कैसा था? बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड कैसा था? सर्कुलर इन नेचर। तो यहां पर भी आपको सर्कुलर डीएनए देखने को मिला दोनों ऑर्गेनेल्स में, और आपको बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए देखने को मिला। और ये डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है यानी रेप्लिकेशन करता है, राइट? और फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है एंड फिर ट्रांसलेशन करता है। तो यहां पर इनिशियल कंपोनेंट जो जरूरी होता है, इनिशिएटर कोडॉन जो जरूरी रहता है, दैट इज मिथायोनिन।
लेकिन फॉर्माइल मिथायोनिन आपका देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, वही फॉर्माइल मिथायोनिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिला। यानी काफी सारी ऐसी चीजें थी जो ये प्रूव कर रही थी, चाहे वो साइज हो, चाहे 70s राइबोसोम हो, चाहे सर्कुलर डीएनए हो, चाहे फॉर्माइल मिथायोनिन की प्रेजेंस हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंक्लूड कर रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बहुत 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 ज्यादा सिमिलर हैं टू दैट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि प्रिमिटिव टाइम में बैक्टीरिया रहे, राइट। तो इसीलिए इनको बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है। नाउ पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका साइज अच्छा खासा रहता है। एक फैक्ट यहीं पे क्लियर कर लो कि क्लोरोप्लास्ट का साइज माइटोकॉन्ड्रिया से भी ज्यादा है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी ज्यादा है। ये हम किस में कंपेयर कर रहे हैं? साइज के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दीज आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टेन्ड। आप नॉर्मली इन्हें जो है नहीं देख सकते। जब ये स्टेन्ड होते हैं ना, जब इनके ऊपर आप एक डाई डालते हो तो वो स्पेसिफिक डाई सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पर जाकर चिपकती है और बाकी सेल के कंपोनेंट्स पर नहीं। समझ लीजिए पूरा का पूरा सेल है, इसमें न्यूक्लियस भी है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसमें वैक्यूल भी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है एंड सो ऑन। अगर आपने यहाँ पर एक डाई डाली है तो वो डाई सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में जाकर के चिपक जाएगी और यही रीजन आपको ठीक तरीके से दिखाई देगा, राइट। ये जो स्टेन्ड रीजन है यही आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो ये डाई कौन सी है? इस डाई का नाम है जानस ग्रीन। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो कि जानस ग्रीन नाम की जो डाई है ये आपको यूज करनी पड़ती है टू स्टेन द माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली, जिससे बाकी सारे पार्ट्स आपको ना दिखाई दे, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे, विजुअलाइज हो जाए। इनका जो नंबर है और शेप है और साइज है पर सेल ये वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। यानी कि अगर आपका कोई सेल है जो हाईली एक्टिव है तो अल्टीमेटली उसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। समझ लीजिए आपकी बॉडी का कोई सेल है, स्किन का सेल, और बर्ड का फ्लाइट मसल का सेल है। अब ब्लड का जो फ्लाइट मसल का सेल है वो सारे दिन एक्टिव रहता है क्योंकि चिड़िया सारे दिन उड़ती रहती है और उड़ने में एनर्जी भी ज्यादा लगती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब खोज हुई थी ना, जब जब इसको डिस्कवर किया गया था तो वो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड में ही डिस्कवर किया गया था, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी सबसे बेसिकली सबसे पहले यही सोचा कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस वहां मिलेगा जहां सबसे ज्यादा पावर की जरूरत है, जहां सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो अल्टीमेटली एनर्जी की जरूरत उड़ने के लिए, भागने के लिए, इन सारी चीजों में लगती है। तो अल्टीमेटली उन्होंने बर्ड के फ्लाइट मसल से ही माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो अगर आप फ्लाइट मसल की बात करें तो फिजियोलॉजिकली काफी ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एनर्जी की इन्हें जरूरत है, तो इनका नंबर जो है वहां पर बढ़ जाएगा। ये 10, 15, 20, 50 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इनका साइज भी बढ़ जाएगा क्योंकि इन्हें ज्यादा एनर्जी बनानी है। और कोई सेल ऐसा है जो कि नॉर्मली काम कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ का काम नहीं है उसका, तो उसमें कम साइज के छोटे छोटे और कम नंबर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। इसकी जो जनरल शेप है वो सॉसेज शेप की होती है। सॉसेज मीट का एक टुकड़ा होता है इस प्रकार से जो दिखाई देता है, ऐसा आपका ब्राउन कलर का एक टुकड़ा होता है जिसे आप सॉसेज बोलते हैं। अब ये जो सॉसेज है इस शेप का होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर सिलेंड्रिकल होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। इसके डायमेंशंस देखिए, इसका जो डायमीटर है ये 0.2 to 1 माइक्रोन है, यानी ये वाला जो इलाका है ये 0.2 to 1 माइक्रोन है। अगर आप इसका मीन वैल्यू ले तो ये हो जाएगा आपका 0.5 माइक्रोन, यानी आधा माइक्रोन इसका डायमीटर। जबकि आप अगर इसकी लेंथ लें तो ये 1 से 4.1 माइक्रोन हो जाएगी। ओके, 1 से 4.1 काफी ज्यादा है ये बाकी ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि आपने राइबोसोम वगैरह देखा था वो इतने छोटे थे कि वो नैनोमीटर में थे। तो यहाँ पे 1 to 4.1 माइक्रोन इनकी लेंथ हो सकती है और 0.5 माइक्रोन इनकी डायमीटर है। ये इसके बेसिक साइज से रिलेटेड पॉइंट्स थे। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट। आप आगे क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, यानी प्लास्टिड वो भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहां पर भी दो मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि घर का जो बाहर का गेट होता है, जो फेंसिंग कहलाती है, वो हमेशा ज्यादा लोग खोल करके अंदर आ सकते हैं। जैसे कोई पोस्टमैन है, कोई डिलीवरी बॉय है, तो वो भी फेंसिंग को खोल के अंदर आ सकता है और आपके घर के गेट के बाहर जो है पार्सल रख सकता है। लेकिन जो घर का मेन डोर है वो हमेशा लॉक्ड रहता है, उसको बहुत कम लोग ब्रीच कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगता है? यहां से हमें यह पता लगता है कि जहां भी दो मेम्ब्रेन्स होंगी ना, आपकी आउटर मेम्ब्रेन जो रहेगी वो आपकी मोर परमिएबल रहेगी। यहां पर लोग ज्यादा आ सकते हैं, इट इज मोर परमिएबल। लेकिन आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल रहेगी, ये सबको अपने अंदर नहीं आने देगी। इट इज लेस परमिएबल, राइट। ये बहुत ही ज्यादा कम परमिएबल रहती है, सो ये
ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाती है, इट इज़ मोर सिलेक्टिव। ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर आने देगी। तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, दो एक्वस कंपार्टमेंट यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट, जिसे आपने मैट्रिक्स बोल दिया। यानी एक पार्ट तो आपका ये हो गया जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, और दूसरा पार्ट वो हो गया जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है सेंटर पे, जिसे आप मेन मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है ये बार बार अपने आप को फोल्ड कर लेती है और ये सरफेस एरिया बढ़ाती है, क्रिस्टे बना लेती है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, अंदर की साइड ये फोल्ड हो जाती है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। हम लोग खुद जो है एक बार डायग्राम बनाकर ठीक तरीके से देख लेते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। इस हिसाब से आपका सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकता है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप OMM भी लिखते हैं। ओके, स्पेसिफिकली काफी बुक्स में भी OMM लिखा जा सकता है, ये एब्रीवेशन एक्सेप्टेड है, ये मैं मन से नहीं बना रहा। यहां पे अगर देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनफोल्ड हो जाती है इस प्रकार से, और ये जो आपकी इनफोल्डिंग्स है ये क्या कहलाती हैं, क्रिस्टे कहलाती हैं। तो क्रिस्टे कहां प्रेजेंट रहेंगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइट, तो आउटर मेम्ब्रेन आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है। ये बात हमेशा याद रखना, पूछा जाता है नीट में कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूनिफॉर्म एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स व्हाट, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द क्रिस्टे। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे ये फिंगर लाइक मैं प्रोजेक्शंस बना रहा हूँ अंदर की साइड, इनवर्डली डायरेक्टेड है ये, क्योंकि बाहर की साइड तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो अंदर की साइड ही फोल्ड होंगी। तो अंदर की साइड फोल्ड होकर क्या बनाती हैं, क्रिस्टे बना लेती हैं। तो इस इनफोल्डिंग को मैंने क्या बोला, इस इनफोल्डिंग को मैंने बोला क्रिस्टा, और ज्यादा हो जाएंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टे। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको मैंने क्या बोल दिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैंने इसे बोल दिया। अब यहां पर दो रीजन आ गए। पहला जो रीजन है वो ये है, द रीजन बिटवीन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रीजन है इसे मैंने क्या बोला, इसे मैंने बोला इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसे मैंने बोला इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या फिर मैंने इसे बोला आउटर कंपार्टमेंट। और ये जो सेंटर पे जगह बचती है, ये जो पूरा का पूरा रीजन बचता है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है मैट्रिक्स। इसे आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर काफी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, जिसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेल्स और बची हुई चीजें प्रेजेंट रहती हैं। सिमिलरली इस मैट्रिक्स के अंदर ही बचा हुआ तामझाम आपका सारा प्रेजेंट रहेगा। मैंने आपको बताया था दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज समहाउ सिमिलर टू द बैक्टीरिया, तो इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे सर्कुलर डीएनए हम बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये क्या हो गया, आपका सर्कुलर डीएनए हो गया, सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो सर्कुलर डीएनए के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, जो कि किस प्रकार के राइबोसोम्स हैं, जो कि आपके 70S राइबोसोम है, यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। तो इसीलिए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे प्यार से आप क्या बुलाते हैं, इसे आप प्यार से बुलाते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल इसे क्यों बुलाया गया, क्योंकि मेरे दोस्त ये सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी का मतलब हाफ यानी 50%, और ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, खुद का काम खुद करने वाली। तो ये अपने आधे काम खुद कर सकती है, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए भी है, एज वेल एज इसके पास खुद के राइबोसोम भी हैं, यानी कि ये ट्रांसलेशन करके इस डीएनए को प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास खुद का डीएनए तो है ही है, ये खुद के प्रोटीन भी बना सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम। तो ये काफी सारे अपने नेसेसरी प्रोटीन खुद ही बना लेता है। लेकिन बचे हुए प्रोटीन कहां से आएंगे, अब हाफ तो ये आपका खुद कर रहा है, लेकिन बचे हुए रेस्ट हाफ इज कोडेड बाय, रेस्ट हाफ इज कोडेड बाय, सबका बाप कौन है, जिसके पास मेन डीएनए है, आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो सबका पिताजी है ही, तो ये भी आपका यहां पर बचा हुआ कोडिंग करता है। यानी कुछ प्रोटीन तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेगा, जिसे सेमी बोला गया है यानी हाफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 50% प्रोटीन खुद बनाएगा। ये मुश्किल से 15 से 20% प्रोटीन अपने खुद बनाता है। ज्यादातर जो प्रोटीन है वो कौन कोड करता है, वो न्यूक्लियस ही कोड करता है।
बट सिंस ये ऑर्गेनेल बाकी ऑर्गेनेल से डिफरेंट है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ खुद के प्रोटीन बना सकती है, तो इसे सेमी ऑटोनोमस बोल दिया गया, राइट। एंड यहां पर फिर आपके पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप ऑक्सीसोम्स बोल देते हो। इस प्रकार से जो पार्टिकल्स हैं लगे रहते हैं, जो कि आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि किस हिसाब से ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। इस हिसाब के पार्टिकल्स भी यहां पर लगे रहेंगे, जिनको आप F0 F1 पार्टिकल भी बोलकर रिप्रेजेंट करते हो, F0 F1 पार्टिकल, राइट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। यहां पर सेम चीज देखने की कोशिश करो, लेट्स विजुअलाइज द वेरी सेम थिंग। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये वाली, और इसके अंदर जो फोल्ड हो रही है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है तो ये जो इनफोल्डिंग बनी इसको क्या बोल दिया आपने, क्रिस्टा बोल दिया। तो इस इनफोल्डिंग को क्या बोल दिया आपने, क्रिस्टा बोल दिया, ठीक है। अब यहां पर इन दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस था इसको आपने आउटर कंपार्टमेंट बोल दिया। ये जो था आपका आउटर कंपार्टमेंट, जिसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोला, ये आउटर कंपार्टमेंट है। और ये इनर कंपार्टमेंट है जिसके अंदर डीएनए राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट है, इसको आपने मैट्रिक्स बोल दिया। ये आपका इनर कंपार्टमेंट है। राइबोसोम जो है आपका प्रोकैरियोटिक टाइप है, यानी 70s है। डीएनए जो है यहाँ पर बैक्टीरियल टाइप है, यानी कि सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है F0 F1 पार्टिकल, जिनको आपने ऑक्सीसोम भी बोला। ये आपकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। नाउ the two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहां पर क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स है ना, यहां पर एक रिएक्शन होता है जिसको आप बोलते हैं क्रैब साइकिल, जिसको आप बोलते हैं क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल में आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ये ऑक्सैलो एसिटाइल के साथ कंबाइन करके पूरी की पूरी साइकिल तैयार कर लेता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीटीपी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FADH2 एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADH। ये आप आगे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। आपको नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्रैब साइकिल आपकी होती। तो क्रैब साइकिल के एंजाइम अलग है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो क्रिस्टा है जिसके ऊपर F0 F1 पार्टिकल लगे हुए हैं, इस क्रिस्टा में आपके अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थी, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां प्रेजेंट होती है। इसके एंजाइम आपके अलग होंगे। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अलग अलग एंजाइम्स हो सकते हैं, मैट्रिक्स के भी अपने खुद के एंजाइम्स अलग होते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन ही अलग अलग कर रही है। दैट इज द सिंपल लॉजिक। मैट्रिक्स जो है इसमें सर्कुलर डीएनए होगा जस्ट लाइक बैक्टीरियल डीएनए। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, बिकॉज डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो आरएनए भी देखने को मिलेगा आपको बीच में। राइबोसोम होंगे 70s विच इज आल्सो प्रोकैरियोटिक। एंड जाहिर सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस के कंपोनेंट हैं, तो प्रोटीन भी माइटोकॉन्ड्रिया खुद के बना ही लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हम लोग और ऐड कर सकते हैं वो ये है कि आपका बैक्टीरिया जैसे फिजन से डिवाइड करता है ना, वैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी फिजन से डिवाइड कर सकते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक से दो बन सकता है खुद ही डिवाइड करके, अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ करके, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो ये बात भी हमें साफ साफ इस तरफ इशारा कर रही है कि ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो ये बाय बाइनरी फिजन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक आपका समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि हम ऐसे बनाते हैं किसी भी बुक के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन आपकी रेगुलर, अंदर वाली आपकी थोड़ी सी कॉन्वोल्यूटेड। यहां पर ये दो टुकड़ों में टूट गया है, ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है और ये आपका दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ओके, तो ये किससे डिवाइड किया, ये वाया फिजन डिवाइड किया। और बैक्टीरिया भी सेम इसी तरीके से डिवाइड करता है। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं कि ये एक बैक्टीरिया था, इसके अंदर खुद का डीएनए था, ये डिवाइड किया। ये बैक्टीरिया था, इसमें डीएनए की एक कॉपी चली गई, ये दूसरा बैक्टीरिया था, इसके अंदर डीएनए की दूसरी कॉपी चली गई, एंड सो ऑन। तो फिजन से ये डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, सबको पता है यार। अगर पावर हाउस ऑफ द सेल है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता मेरे दोस्त, इस बात का खंडन कर दो। जो तुम सांस लेने और छोड़ने की बात करते हो दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। और आपको लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन जब आपने जो सांस ली, इससे जो ऑक्सीजन आई, जब वो आपके फूड को तोड़ेगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी अब आप खाने को तोड़ रहे हो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
ऑक्सीजन आपके फूड को तोड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में और वहां से आपकी एटीपी रिलीज हो जाएगी। दैट्स वाई इन्हें पावर हाउस बोला। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। नाउ प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट आता है, लेकिन प्लास्टिड अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। आपकी अमाइलोप्लास्ट भी हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी हो सकते हैं, इलायोप्लास्ट भी हो सकते हैं, एल्यूरोप्लास्ट भी हो सकते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ प्लास्टिड्स जिनके बारे में आज हम जानेंगे। सो दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। देखो यार कितनी प्यारी बात कही गई। जो आपके फोटोसिंथेटिक होंगे उन्हीं के अंदर आपके प्लास्टिड प्रेजेंट रहेंगे। अब ऑल प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट का काम ही होता है फोटोसिंथेसिस करना। और यूग्लिनॉइड में किस प्रकार का न्यूट्रिशन था? यूग्लिनॉइड अगर आपको याद हो तो आपका मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था। इनमें प्रोटिस्टा के मेंबर्स थे। मिक्सोट्रॉफिक मतलब खाना बना भी सकते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक हो भी सकते हैं, और खाना नहीं भी बना सकते, यानी ये प्रीडेटरी भी हो सकते हैं। तो ये एनिमल और प्लांट दोनों की तरह बिहेव कर रहे थे। जब इनके पास लाइट थी, अपने पिगमेंट्स का इस्तेमाल करके खाना बना रहे थे, देवर बिहेविंग एज अ प्लांट। और जब इनके पास लाइट नहीं थी, ये शिकार कर रहे थे, देवर बिहेविंग एज एन एनिमल। तो इन्हें क्या कहा गया था? यूग्लिना को क्या कहा गया था? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये क्या थे यूग्लिनॉइड्स? ये आपके कनेक्टिंग लिंक थे बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। ये बड़े होते हैं साइज में, तो इन्हें स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया का साइज काफी कम था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर था वो 0.5 माइक्रोन के आसपास था, और अगर आप लेंथ देखेंगे तो वो 1 to 4.1 माइक्रोन थी। यानी एवरेज अगर आप निकालेंगे 1 और 4 के बीच का, तो लगभग 2.5 आपका एवरेज यहां पर लेंथ निकलेगी। लेकिन अगर आप बात करें क्लोरोप्लास्ट की, सो इट इज फार मोर बिगर एज कंपेयर टू दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से दिख जाते हैं। और ये पिगमेंट्स भी कंटेन करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल कंटेन करेगा, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ पिगमेंट्स विच आर कैरिड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड्स। अब देखो यार, यहां पर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, नाम ही क्लोरोप्लास्ट है तो क्या कंटेन करेंगे? क्लोरोफिल कंटेन करेंगे। साथ में हल्के फुल्के कैरोटिनॉइड्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये कलरफुल कंपोनेंट्स कैरी करते हैं अदर देन क्लोरोफिल। तो यहां पर आपका कैरोटिनॉइड्स तो देखने को मिल ही सकते हैं, कैरोटिनॉइड तो देखने को मिल ही सकते हैं, इसके साथ साथ जेंथोफिल वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। एंड आपके ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट मतलब ये आपका ल्यूको है, जैसे कि आप बोलते हो कलरलेस। आपके सेल्स को ही देख लो ना, अगर आप आरबीसी की बात करते हो सो इट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और जब आप डब्ल्यूबीसी की बात करते हो तो इट इज ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट को आप क्या बोल रहे हो? व्हाइट ब्लड सेल, यानी ल्यूको का मतलब व्हाइट है, यानी काइंड ऑफ कलरलेस। तो यहां पर भी ल्यूकोप्लास्ट है, यानी ऐसा प्लास्टिड है जो कि ल्यूको है कलर में, यानी कलरलेस है, व्हाइट है। तो कलरलेस है तो इसके अंदर कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं होगा। ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट है, देखो यहां पर ये आपको ऑरेंजिश रेडिश दिखाई दे रहे हैं, किस वजह से? आपका कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल की वजह से। यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपके क्लोरोफिल कैरी करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ कैरोटीन आपके यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है ये आपके स्टोरेज करेंगे अलग अलग चीजों का, कार्बोहाइड्रेट का भी कर सकते हैं तो इन्हें अमाइलोप्लास्ट बोल दिया जाएगा। प्रोटीन की स्टोरेज करेंगे तो एल्यूरोप्लास्ट बोल दिया जाएगा, और आपके लिपिड की स्टोरेज करेंगे, ऑयल की स्टोरेज करेंगे तो इलायोप्लास्ट इन्हें बोल दिया जाएगा। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे स्टोर। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के नाम में यह है कि क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, कुछ अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड इसमें देखने को मिल सकता है, लिटिल अमाउंट। ओके, क्योंकि मेन जो क्लोरोप्लास्ट है उसका ग्रीन कलर किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। जो कैरोटिनॉइड है ये तो इसको रेडिश टू ऑरेंजिश कलर प्रोवाइड कर देगा, तो इसकी अमाउंट काफी कम है। ये लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब भी आप फोटोसिंथेटिक रिएक्शन लिखते हो तो वहां पर आप लिखते हो कि CO2 मिला आपके वाटर के साथ, एंड अल्टीमेटली इसने क्या बना लिया? कार्बोहाइड्रेट बना लिया, यानी C6H12O6 बना लिया। किसकी प्रेजेंस में? यहां पर प्रेजेंट कौन था मेरे दोस्त? यहां पर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट था, एज वेल एज आपकी सनलाइट प्रेजेंट थी। तो ये जो क्लोरोफिल है मेरे दोस्त, ये आपको यहां पर देखना है कि इस क्लोरोफिल के बिना आपका रिएक्शन पूरा नहीं हो सकता फोटोसिंथेसिस का। सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द कंप्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ये होता है क्रोमा, यानी कलर। तो यहां पर आपके फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड तो प्रेजेंट होंगे। अब ये यहां पर लार्ज अमाउंट में, पहले छोटे थे अब ये कलरफुल है, इनका रेड ऑरेंज कलर हो सकता है, जस्ट कि गाजर का जो कलर होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कैरोटिनॉइड।
एंड यहाँ पर ज़ेंथोफिल भी देखने को मिल सकते हैं। तो कैरोटीन तो एक प्रकार का कैरोटीनॉइड ही है, ज़ेंथोफिल भी यहाँ पर हो सकता है जो कि इन्हें येलोइश, ऑरेंज या रेडिश कलर दे सकते हैं, जैसे कि आपको कैरेट वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम मार्क भी कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरेट। ल्यूकोप्लास्ट, अब ल्यूको का मतलब क्या है, कलरलेस या व्हाइट। तो ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, काफी अलग अलग इनकी शेप और साइजेस होती हैं, लेकिन ये स्टोरेज का मेन काम करते हैं, इनका काम पिगमेंट रखना नहीं है। तो डिपेंड करता है कि स्टोर क्या करते हैं, उस बेसिस पर इनका नाम रखा जाएगा। जैसे अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो वर्ड इज रिलेटेड टू स्टार्च, इट इज रिलेटेड टू शुगर, राइट, बिकॉज स्टार्च जो है उसकी दो यूनिट्स होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, दोनों में ही अमाइलो वर्ड आता है। तो अमाइलो वर्ड इज इटसेल्फ रिलेटेड टू स्टार्च, तो ये स्टार्च स्टोर करेंगे, जैसे कि पोटैटो के अंदर जो स्टार्च स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन अमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट के अंदर देखो अल्फाबेट कौन कौन से हैं, ओ आ गया, यहाँ पे आई आ गया एंड एल आ गया। ओके, एल आई ओ आ गया, इसको अरेंज कर लो, इसको अरेंज करोगे तो ऑयल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ऑयल एंड फैट कौन स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट, नाम में ही आंसर है। एल्यूरोप्लास्ट, जब हम देख रहे थे मोनोकॉट का एम्ब्रियो, उस टाइम पर हमने एक लेयर देखी थी जो कि एंडोस्पर्म को सेपरेट कर रही थी बचे हुए एम्ब्रियो से। उस लेयर को आप क्या कह रहे थे, एल्यूरॉन लेयर। और एल्यूरॉन लेयर किसकी बनी हुई थी, एल्यूरॉन लेयर बनी हुई थी प्रोटीन की। तो एल्यूरो इज अ वर्ड दैट मींस प्रोटीन, एल्यूरो वर्ड का मतलब ही प्रोटीन होता है। तो ये आपका प्रोटीन को स्टोर करेगा, यानी हर चीज में लॉजिक है, अभी तक हमने किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारा है, राइट। और ये सारी जो प्लास्टिड होती है दे कैन इंटर कन्वर्ट, दे कैन इंटर कन्वर्ट, कोई नया अगर इनके बीच में आ जाता है पिगमेंट, तो ये दूसरे तरीके के प्लास्टिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर समझ लीजिए आपका अमाइलोप्लास्ट है जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है, इसमें अगर आप थोड़े बहुत क्लोरोफिल ऐड कर दोगे, इट कैन बिहेव एज क्लोरोप्लास्ट, राइट, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम होता है। सो दिस इज प्रोप्लास्टिड, प्रोप्लास्टिड मतलब अभी इसने कुछ बनाया नहीं है, राइट। देन ये आपका इशियोप्लास्ट बना सकता है। इशियोप्लास्ट क्या है, इशियोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो प्रोप्लास्टिड से इशियोप्लास्ट बन सकता है जो कि आगे चल के क्या बनाता है, क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। ओके, सो यहां पर अगर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट आपका कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, तभी मैंने बोला दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड, एंड उल्टा भी हो सकता है, काफी बार क्रोमोप्लास्ट कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जिसमें ज़ेंथोफिल कैरोटीन है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें आपका क्लोरोफिल है, ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है, लेकिन ये स्टोरेज करेगा किस चीज की, अमाइलोप्लास्ट यानी स्टार्च की, इलायोप्लास्ट यानी ऑयल की, और एल्यूरोप्लास्ट जिसको प्रोटीनोप्लास्ट भी बोला जाता है जो कि प्रोटीन की स्टोरेज करेगा। इसे एल्यूरोप्लास्ट भी हम लोग लिख देते हैं ऑब्लिक लगा करके। ये सारी चीजें आपको प्लास्टिड में देखने को मिली। नाउ द मोस्ट कॉमन प्लास्टिड जो आपको पढ़ना होता है, जो कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, इसे आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से। सो दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विच आर मेनली फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है, लीव्स शो करती हैं, क्योंकि लीव्स हरी हैं कलर में, और लीव्स हरी किस वजह से हैं, आपकी मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो मेसोफिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। मेसोफिल सेल के अंदर 20 से 40 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी देखने को आपको मिल सकते हैं, इतने ज्यादा अबंडेंट होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या स्फेरिकल हो सकते हैं, या डिस्क शेप हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये किस इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। जैसे कि यहां पर ये आपके ओवल है या फिर राउंड है शेप, राइट। सो दे कैन बी ऑफ वैरायटी ऑफ शेप। कोई ऑर्गेनिज्म अगर इलोंगेटेड है तो उसके अंदर ये रिबन लाइक या फिर इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो इनकी शेप देखने को मिलती है वो ओवल और राउंड ही है। इनका जो साइज है उसमें लेंथ इनकी 5 से 10 माइक्रोन है। इसको कंपेयर कर लो यार आप माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ थी वो 1 to 4.1 माइक्रोन थी, यानी 1 to 4.1 का अगर आप मीन निकालें तो कितना हो जाता है, 2.5 माइक्रोन, यानी 2.5 माइक्रोन। और यहां पर अगर आप मीन निकालें तो 5 से 10 माइक्रोन है, मीन क्या निकलेगा आपका 7.5 के आसपास, यानी 3 गुना तो आपकी लेंथ बड़ी होगी। एवरेज नंबर अगर हम देखें तो 3 गुना तो इसकी लेंथ बड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया से। और विड्थ कितनी थी हमारी, मीन विड्थ थी 0.5 माइक्रोन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहां पर अगर आप देखोगे 2 से 4 का मीन कितना निकलता है, 3 माइक्रोन, यानी 6 गुना बड़ा हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट
विड्थ में अराउंड 6 गुना बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया से, और लेंथ में अराउंड 3 गुना बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया से। ओवरऑल अगर आप देखें तो 4-5 गुना बड़ा होता है ये साइज में, तो ये आसानी से दिख जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो लास्ट टू लास्ट स्लाइड में हमने एक लाइन भी पढ़ी थी कि आसानी से दिख जाते हैं। तो ये क्यों दिख जाते हैं? दे आर लार्ज साइज, दे आर इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप। क्यों? इनका साइज है ही 5 से 6 गुना बड़ा, किससे? आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बिग ऑर्गेनेल, उससे भी इतने बड़े हैं साइज में, तो ये आसानी से दिख जाएंगे। इनका नंबर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कोई अगर सेल है जो बहुत छोटा है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, तो अब क्लेमाइडोमोनास है ही यूनिसेलुलर, तो एक ही सेल है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। तो ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर इस प्रकार की एक कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलता है। ओके, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला, राइट। एंड आपके जो मीजोफिल सेल हैं जहां पर ये सबसे अबंडेंट होते हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर बताया था कि ये 20 से 40 भी हो सकते हैं पर सेल, क्योंकि वहां पर तो इनका मेन काम है, तो इनका नंबर भी वेरी कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट जो है यहां पर भी आपकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, सो इट इज ऑल्सो अ डुअल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब जो दो मेम्ब्रेन है उसमें से जो इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल है, यानी अंदर वाली मेम्ब्रेन तो देखो कम आने देगी चीजों को। मैंने आपको एग्जांपल बताया था फेंसिंग का, कि कोई भी डिलीवरी बॉय है या फिर कोई भी आपका पोस्टमैन है, वो बाहर वाली फेंसिंग को तो क्रॉस कर सकता है, ब्रीच कर सकता है, लेकिन अंदर आपके घर के घुसने के लिए उसे बेल दबानी पड़ेगी। आप सिलेक्टेड लोगों को अंदर ले सकते हैं, राइट। तो यहां पर इनर मेम्ब्रेन जो है ये तो आपकी लेस परमिएबल है, मतलब वेरी सिलेक्टिव इट इज, ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये आपकी ठीक ठाक परमिएबल होती है, चीजों को अंदर आने दे सकती है। सो जो स्पेस है लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। यानी जिस चीज को आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स बोल रहे थे, जिस चीज को आप सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, उसे आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा बोले। स्ट्रोमा के अंदर काफी सारे फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप थाइलाकॉइड बोलते हो, और काफी सारे सिक्के जैसे थाइलाकॉइड होते हैं, जैसे सिक्का होता है ना, तो ऐसा फ्लैट है और मेम्ब्रेन लाइक, राइट। ये आपका थाइलाकॉइड कहलाता है। और काफी सारे सिक्के जब आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, ऐसे आप स्टैक ऑफ कॉइन्स बना देते हो, तो इसे आप क्या बोलते हो? इस पूरे के पूरे पार्ट को आप क्या बोलते हो? ग्रेना बोलते हो। इस पूरे पार्ट को आप बोलते हो ग्रेना, राइट। सो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। यानी ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसके बीच का जो स्पेस है ना, ये वाला, इसे आप क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड ल्यूमेन बोलेंगे। एंड क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या है? आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो एक बार हम अपने हाथों से बनाकर देख लेते हैं इस सारे के सारे सिस्टम को, एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट्स रिटन इन द बुक। ओके, तो ग्रीन कलर का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि एक हरी भरी सी ऑर्गेनेल है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक सर्कुलर आउटलाइन बना लेते हैं। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये समझ लीजिए इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब आप यहां पर एक आउटर मेम्ब्रेन लगा देंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डुअल मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर आपकी आउटर मेम्ब्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज आउटर मेम्ब्रेन, इसको आप पूरे के बाहर बना सकते हैं। तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसे आप क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो जुगाड़ प्रेजेंट है, पूरा का पूरा इलाका, इसमें जो मैट्रिक्स भरी हुई है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो प्यार से स्ट्रोमा, इसको आप स्ट्रोमा बोलते हो। और इस स्ट्रोमा के अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। सबसे पहले जो चीज हम बनाने वाले हैं वो है आपका थाइलाकॉइड। तो ये एक थाइलाकॉइड है जो कि एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर, राइट। तो इस सिंगल को हमने क्या बोल दिया? इस सिंगल को हमने बोल दिया थाइलाकॉइड, सिंगल को हमने बोल दिया थाइलाकॉइड। अब इस थाइलाकॉइड के नीचे एक और थाइलाकॉइड है, अब इस थाइलाकॉइड के नीचे एक और थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड के नीचे एक और थाइलाकॉइड, इस थाइलाकॉइड के नीचे एक और थाइलाकॉइड। सिमिलरली हम लोग एक और ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहां पर ये थाइलाकॉइड हो गया, इसके नीचे एक और 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 थाइलाकॉइड हो गया।
तो ये जो थाइलाकॉइड्स है इनको मिला करके ये जो पूरा स्टैक बना है इसको आपने क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया ग्रेना, इसको आपने ग्रेनम बोल दिया या ग्रेना बोल दिया। तो ग्रेना क्या है, इट इज द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। जब काफी सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं और एक बैटरी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे आपने क्या बोल दिया, थाइलाकॉइड बोल दिया। अब इस थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ये आपके क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस है। कोई पूछ ले कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल पार्ट है जो कि आपका यहाँ पर विजिबल है हमें, इसे आप ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड बोलते हैं। यानी ये जो रीजन है इस मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। इसके अलावा यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि इन दो थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करती है। सो देखो यार, ये जो इतना रीजन है, ओके लेट्स टेक अ लेजर पॉइंटर ओवर हियर, ये जो इतना रीजन है इसे आपने क्या बोला, इसे आपने बोला ग्रेना। ये जो इतना रीजन है इसे आपने बोला ग्रेना। लेकिन ये वाला जो मेन रीजन है ये तो स्ट्रोमा कहलाएगा ना, ये वाला रीजन तो स्ट्रोमा कहलाएगा। तो स्ट्रोमा से गुजर के जाने वाली है मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा से गुजर के जाने वाली है मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा लेमेली हो जाएगा। बात समझ में आई, स्ट्रोमा लेमेली हो जाएगा। क्योंकि ये लैमेली है, ये एक इलोंगेटेड मेम्ब्रेन है, लेकिन ये स्ट्रोमा का पार्ट है ना भाई। ये तो दो ग्रेना को कनेक्ट कर रही है लेकिन पास तो स्ट्रोमा से ही हो रही है, बीच का रीजन तो स्ट्रोमा ही कहलाएगा ना। तो ये आपकी स्ट्रोमा लेमेली कहलाती है जो दो थाइलाकॉइड्स को या फिर दो ग्रेनम्स को साथ में जोड़ती है। अब जो आपका क्लोरोप्लास्ट है दैट इज ऑल्सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। अगर ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है तो वहां पर हमने जो बनाया था वही सारी चीजें हमें यहां पर भी बनानी पड़ेंगी। यानी यहां पर भी हम एक सर्कुलर डीएनए बना सकते हैं, इस प्रकार से सर्कुलर डीएनए बना सकते हैं। सर्कुलर डीएनए के बाद हम वही जो है यहाँ पर राइबोसोम बना सकते हैं। तो कौन से राइबोसोम होंगे यहाँ पर, 70s राइबोसोम होंगे। और यहाँ पर वही कुछ आरएनए के पार्टिकल्स होंगे एंड काफी सारे एंजाइम्स होंगे जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर एक ट्रिक है जो कि मैं काफी बार स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, उस ट्रिक का नाम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब में एस का मतलब है स्ट्रोमा और डी आर का मतलब है डार्क। यानी फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, पहला डार्क रिएक्शन एंड देन लाइट रिएक्शन। राइट, मतलब सीक्वेंस में नहीं बता रहा मैं, पहले ऑब्वियसली आपके लाइट रिएक्शंस होंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होते हैं। तो ग्रेना में क्या हुए, ग्रेना में अपोजिट लाइट रिएक्शन हो गए, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर वैसे भी बैटरी जैसी है ग्रेना की, तो लाइट रिएक्शन आपके यहां पर। तो ये दो बातें अगर आप अभी याद कर लेते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते टाइम जब हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को देखेंगे यानी चैप्टर नंबर 13 को, तो कुछ बातें हमें पहले से पता होंगी क्योंकि सेम टॉपिक वहां पर भी रिपीट होगा। तो वहां पर हम इसे स्किप कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हाँ, वहां पर भी हम स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ही। बट स्टिल यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इसके अंदर क्या क्या है। अब देखते हैं यार पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसे हम जान गए। इनर मेम्ब्रेन हो गया, इसे जान गए। बीच में आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, जान गए। ग्रेना जो कि थाइलाकॉइड की अटैचमेंट से बने हुए हैं, स्ट्रोमा लेमेली जो कि दो ग्रेना को साथ में जोड़ेगा, और ये मेन मैट्रिक्स स्ट्रोमा हो गई। यानी हर चीज को हम लोग समझ चुके हैं, कोई नई बात हमें नहीं मिली। ओके, अब देख लेते हैं किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। सारी बातें हमने ऑलमोस्ट कर ही ली होंगी, दैट इज अ श्योरिटी। थाइलाकॉइड जो है ये स्टैक्स में अरेंज होते हैं, यानी एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के का आपने एक ग्रुप बना दिया हो तो इसे ग्रेना कहा जाता है। ओके, तो ये ग्रेना कहलाता है। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल जिनको स्ट्रोमा लेमेली कहते हो। स्ट्रोमा लेमेली क्या कर रहे थे, दो ग्रेना को साथ में जोड़ रहे थे, तो ये आपके थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना को साथ में जोड़ते हैं। स्ट्रोमा जो है इसमें छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलेंगे, क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस है तो खुद के कुछ प्रोटीन ये भी बनाएगा, बाकी सारे प्रोटीन इनका बाप कोड करेगा यानी न्यूक्लियस। राइबोसोम भी होंगे, प्रोटीन फैक्ट्रीज, तभी तो खुद का प्रोटीन खुद बना पाएगा। एंजाइम भी होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। एकदम नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, अगर प्लांट की बात हो रही है, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मेन काम क्या है, खाना बनाना। तो कार्बोहाइड्रेट तो बनाएगा ही बनाएगा ना, शुगर्स तो बनाएगा ही, एंड प्रोटीन भी खुद के डिजाइन कर सकता है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम है इसके पास।
राइबोसोम प्रोटीन बना लेगा और कार्बोहाइड्रेट तो बनाएगा ही वाया फोटोसिंथेसिस, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल पॉइंट्स है। ओके, द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर 70s इन नेचर, तो 80s ना होकर के 70s होते हैं, बैक्टीरिया से सिमिलर होते हैं। ये बात हम लोग एंडोसिम्बाइसिस वाले टॉपिक में डन कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। जानते हैं हम लोग ऑलरेडी इस ऑर्गेनेल के बारे में सब कुछ। यूकैरियोट के अंदर अगर आप देखें तो 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है कहां पर, साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसा हमने देखा 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं आपके बैक्टीरिया वाले। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं, तभी ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहलाती हैं, तभी ये दुनिया के हर सेल के अंदर पाई जाती हैं, तभी ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल होती है। तो यहां पर ये आरएनए है और प्रोटीन है। कहने का मतलब है दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ आरएनए एज वेल एज प्रोटीन। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, तो राइबोसोम किस प्रकार के आरएनए का बनेगा, नाम में ही आंसर है मेरे भाई, राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए का बनेगा। तो आरआरएनए से कहा जाता है, आरआरएनए मिलकर के क्या बनाएगा आपका राइबोसोम, एंड प्रोटीन यहां पर अटैच होते हैं, और ये प्रोटीन मिलकर के आरआरएनए के साथ क्या बनाते हैं, राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। यहां पर आपका आरआरएनए है जो कि कहां से आता है, आरआरएनए कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए, एंड प्रोटीन जो है ये आपके न्यूक्लियस से बनेंगे, यानी न्यूक्लियस के पास डीएनए है ना, वहां से आपकी इंस्ट्रक्शन आएगी और साइटोप्लाज्म में फिर फर्दर आपके प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन कहाँ बनते हैं आपके आरईआर में, तो ये आरईआर जो है यहाँ पर आपके प्रोटीन बन जाए। ओके, न्यूक्लियस से आपका जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए फिर आपका बाहर आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन आपका साइटोप्लाज्म में बनता है। ये बात आपको याद करनी है। जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया था 1953 में सबसे पहले, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब आई थी उस टाइम पर, इसलिए इन्हें पैलेड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये बात भी हम लोग देख चुके थे, ये पैलेड साहब है, जॉर्ज पैलेड इनका नाम। तो राइबोसोम आपके फ्री भी हो सकते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, साइटोसोलर राइबोसोम, क्योंकि ये साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, और ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। दोनों के दोनों जो राइबोसोम हैं, दोनों के दोनों 80s होते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली यूकैरियोट के अंदर ही पाए जा रहे हैं। लेकिन नोट, अगर ये राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, अगर ये राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के एंड माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, तो ये जो आपके राइबोसोम हैं ये कैसे हो जाएंगे, ये आपके 70s हो जाएंगे, ये आपके 70s हो जाएंगे। यानी यूकैरियोट के अंदर कोई पूछ ले कि किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80s बोल देना कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक बार क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान में रखते हुए ये भी बोल देना कि 80s होते हैं, लेकिन आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड, एंड साइटोसोल में 70s भी हो सकते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने आपको इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो 70s राइबोसोम है, यहाँ 7 एक ऑड नंबर है, तो इसकी जो सब यूनिट्स है वो कौन सी है, 50s जहां पर 5 ऑड है, एंड 30s जहां पर 3 ऑड है। सिमिलरली जो 80s राइबोसोम है यूकैरियोट का, यहाँ पर 8 इवन है, तो इसकी जो सब यूनिट्स है यहाँ पर 60s 6 इवन है, एंड 40s यहाँ पर 4 इवन। ओके, तो यहाँ पर जो 80s राइबोसोम है इसमें 60s और 40s नाम की 2 यूनिट होंगी, यही आपको दिखाई हुई। अब देखो जो 40s सब यूनिट है यहाँ पर 16s आरआरएनए है, यानी आरआरएनए तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही, इसके अलावा क्या है आपके लगभग 30 के आसपास प्रोटीन भी है। तो आरआरएनए और प्रोटीन के जुड़ने से क्या बना, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बना ना, इनसे मिलकर के आपका राइबोसोम बना है। तो क्या आप इसे आरआरएनए प्लस प्रोटीन बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जो बड़ी यूनिट है 60s, इसके अंदर 28s आरआरएनए, 5.8s आरआरएनए और 5s आरआरएनए प्रेजेंट है, और 45 के आसपास प्रोटीन है, क्योंकि बड़ी यूनिट है, लार्जर यूनिट है, तो इसमें ज्यादा आरआरएनए है, ज्यादा ही इसके अंदर प्रोटीन, राइट। ये यूनिट्स आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी याद है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, दैट इज अ श्योरिटी, राइट। अब बात आती है साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब वही सेल, एंड स्केलेटल का मतलब आपको बेस, आपको फ्रेम तैयार करके देंगे एलिमेंट्स। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या हैं, ये बेसिकली अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं जो कि आपके सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इन प्रोटीन्स पर आपकी सारी की सारी ऑर्गेनेल्स टिकी हुई होती है। क्या आपने कभी सोचा है एक सेल है उसके अंदर तो एक्वस कंपार्टमेंट है, यानी उसके अंदर पानी पानी प्रेजेंट है, आपके साइटोसॉल में पूरा का पूरा पानी है,
और कुछ एंजाइम्स हैं। तो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स एक फिक्स्ड पैटर्न में किस हिसाब से टिकी हुई होती हैं या फिर चीजों की मूवमेंट किस हिसाब से हो पाती है। जैसे स्पाइडरमैन एक जाला छोड़ता है और उस जाले को छोड़ करके चिपक जाता है ना दूसरी जगह पे, उसी प्रकार से आपके सेल के अंदर एक जाल मौजूद है। ओके, आपके सेल के अंदर इस प्रकार का एक जाल मौजूद है और ये जो जाल है आपके सेल को डेंसिटी भी प्रोवाइड करता है और यहां पर इन्हें रिजिडिटी और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इन जालों के ऊपर सारी की सारी जो ऑर्गेनेल्स है वो टिकी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं और इन्हीं के ऊपर ये घूमती रहती हैं, इन्हीं के ऊपर ये चल सकती हैं। बिकॉज जब तक फ्रिक्शन नहीं होगी आप चल ही नहीं पाओगे। एक ऐसा फ्लोर है जो कि टाइल्स का बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा चिकनी टाइल्स का, उसके ऊपर आपने तेल भी डाल दिया और बहुत ज्यादा ग्रीस डाल दिया, आप उसके ऊपर कभी नहीं चल पाओगे। लेकिन एक खुरदुरा जो सरफेस है या फिर नॉर्मल भी टाइल्स हैं तो फ्लोर टाइल्स के ऊपर आप आसानी से चल पड़ोगे, बिकॉज वहां पर आपको थोड़ी सी ग्रिप मिल गई है। तो यहां पर ग्रिप के लिए, स्ट्रेंथ के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस है नेचर में, यानी कि प्रोटीन है और कुछ नहीं। ओके, लंबे लंबे पतले पतले प्रोटीन। सो नेटवर्क बन जाता है, यानी एक जंजाल बन जाता है सेल के अंदर फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ऑर्गेनेल्स तो हैं ही, उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें पूरा एक जंजाल, एक जो है पूरा का पूरा बेस वर्क हुआ है फिलामेंटस प्रोटीन का, जो कि इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही सेल को, क्योंकि पूरा का पूरा इसने, जैसे आप एक छत बनाते हो, जब अगर आपने अपना घर बनते हुए देखा है तो सरियों का पूरा जो जंजाल है वो तैयार किया जाता है और उसके अंदर आपकी कंक्रीट और बाकी सारी चीजें भरी जाती है जिससे कि आपकी छत मजबूत हो सके। तो वो जो सरियों का काम है वो यहाँ पर कौन करते हैं, प्रोटीनेशियस फिलामेंट करते हैं, जिनको आप साइटोस्केलेटल बोलते हैं। ओके, तो सपोर्ट तो देंगे ही देंगे पूरे सेल को, मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं। मोटिलिटी में हेल्प कैसे करते हैं मेरे भाई, सर ये तो स्ट्रेंथ में हेल्प करते हैं, तो मोटिलिटी में कैसे, आपके जो फ्लैजेला और सिलिया होते हैं किसके बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बनते हैं, राइट। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये आपका सिलिया फ्लैजेला वगैरह में आपको अभी देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद जब आप सिलिया फ्लैजेला पढ़ेंगे तो मोटिलिटी में ऐसे काम करते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, क्योंकि रिजिड है तो जिस हिसाब से आपकी छत रोज शेप नहीं बदलती, एक ही जैसी रहती है, एक बार आपने डिजाइन कर दी तो वैसे ही ये भी आपके शेप में रेस्ट्रिक्शन रखते हैं, बिकॉज ये काफी रिजिड है। ओके, तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन ऐसा प्रोटीन है जो आपको मसल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो आपके जो सेल्स हैं इनमें ये तीन तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर इन अ बिट डिटेल। ओके, यहां पर देखिए, ये आपका एफ एक्टिन है। इस एफ एक्टिन को आप क्या कहते हैं, एफ का मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन। ओके, एफ एक्टिन का मतलब है फिलामेंटस एक्टिन। दूसरा यहां पर जी एक्टिन है। जी एक्टिन का मतलब क्या है, जी एक्टिन का मतलब रहता है ग्लोबुलर एक्टिन। ओके, ग्लोबुलर एक्टिन। तो यहां पर मेरे दोस्त जो आपका ग्लोबुलर एक्टिन है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, इस प्रकार का। ओके, तो ये ग्लोबुलर एक्टिन अगले वाले की डिप्रेशन में जाकर के अटैच हो सकता है। सिंस यहां पर एक और डिप्रेशन होगी अगले वाले में, तो इस हिसाब से अटैचमेंट हो जाएगी, देन इस हिसाब से। एंड ऐसे करते करते ये जो एक जी एक्टिन है ना, ये आपका मिल करके क्या बना देगा, एफ एक्टिन बना देगा। यानी काफी सारे जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आपके पॉलीमराइज हो जाएंगे, एक के बाद एक जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बना लेते हैं, ये आपका एफ एक्टिन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ये एक फिलामेंट बना लेते हैं, एक लंबी डोरी बना लेते हैं। तो आपको डबल स्ट्रैंडेड चेन यहां पर देखने को मिल जाएगी। आपके दो जो आपके फिलामेंटस एक्टिन है वो इस हिसाब से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, राइट। तो यहां पर दो एफ एक्टिन देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स द एक्टिन मॉलिक्यूल और द एक्टिन फिलामेंट, क्योंकि पतला और लंबा है। सिमिलरली आप यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल जब देखेंगे तो इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है, यहां पर दो यूनिट होती हैं जिन्हें आप अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन बोलते हैं। अल्फा ट्यूबुलिन यहां पर आप देख सकते हैं कि समझ लीजिए ग्रीन कलर की है और बीटा ट्यूबुलिन समझ लीजिए आपकी पर्पल कलर की है। तो ये एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही अटैच्ड होंगे, जैसे कि देखो ग्रीन पर्पल ग्रीन पर्पल ग्रीन पर्पल ग्रीन पर्पल एंड सो ऑन। ऐसा करते करते अटैच हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली यहां से जुड़ते चले जाएंगे। प्लस एंड का मतलब क्या है, यहां से चीजें जुड़ती हुई जा रही हैं, और यहां पर नेगेटिव एंड का मतलब यहां पर कोई चीजें नहीं जुड़ रही। सिमिलरली यहां से चीजें जो है जुड़ती जा रही हैं। जो डाइमर है, डाइमर है यहाँ पर,
दो चीज़ों की यूनिट है आपका अल्फा ट्यूबुलिन, और एक को मैं हाईलाइट करता हूँ बीटा ट्यूबुलिन। तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आकर जुड़ते जाते हैं और आपका अल्टीमेटली ये ग्रो करते जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो प्लस एंड है यहीं से चीज़ें निकल भी सकती हैं, तो डाइमर के फॉर्म में निकल भी सकते हैं। तो ये आपके जैसे जुड़े थे ग्रो होते टाइम, उसी हिसाब से श्रिंक होते टाइम जो है ये हट भी सकते हैं। ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, जो कि आपको सिलिया फ्लैजेला में भी देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट में एक टेट्रामेरिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो दो आपको देखने को मिल रहे हैं पीले वाले पाइप है, और दो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर ये वाले पाइप, ओके, ब्राउन कलर के। सो अल्टीमेटली इसी प्रकार की आपको प्रोजेक्शंस जुड़ती हुई दिखाई दे जाएंगी, एंड ये पूरा का पूरा फिलामेंट तैयार कर लेंगी जुड़ जुड़कर। यानी टेट्रामर चार जो यूनिट्स होंगी, चार चार जो इनकी यूनिट्स होंगी, ये जुड़ जुड़कर एक पूरा फिलामेंट बना लेंगे, जिसे इंटरमीडिएट फिलामेंट बोला जाता है। नाउ इनका साइज क्या रहता है? व्हेन इट कम्स टू साइज, तो साइज सबसे ज्यादा किसका रहेगा? साइज सबसे ज्यादा रहेगा माइक्रोट्यूब्यूल का। इंटरमीडिएट फिलामेंट इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इंटरमीडिएट है साइज में। और माइक्रो फिलामेंट जो है, जिसको आप एक्टिन फिलामेंट बोल रहे हो, ये सबसे छोटा है। इसे एक्टिन फिलामेंट या फिर माइक्रो फिलामेंट भी बोल सकते हो। तो एक्टिन फिलामेंट जो है, इसका डायमीटर अगर आप देखेंगे माइक्रो फिलामेंट का, तो ये आपका 6 नैनोमीटर के आसपास देखने को मिलता है, 5 से 6 नैनोमीटर। काफी किताबों में 5 लिखा हो, काफी में 6 भी लिखा हो, मिल जाएगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, इसका 10 से 11 नैनोमीटर आपको डायमीटर देखने को मिलता है। एज वेल एज माइक्रोट्यूब्यूल का अगर आप देखें तो मोर देन 20 नैनोमीटर आपको इसका डायमीटर देखने को मिलता है। काफी बुक्स में 24 से 25 भी लिखा हुआ है। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपली ये पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा, माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटा। सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट सबसे बीच में ही आएगा, इसीलिए इसका नाम इंटरमीडिएट पड़ा है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आता है, सबसे मोटे और सबसे पतले वाले के बीच में। ये आपका ओवरऑल कंपैरिजन है इन सारी चीजों का। तो ये जो आपके फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके सेल को ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, ज्यादा रिजिड बनाते हैं, और एक स्टेबल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं सारी ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंस का। सिलिया एंड फ्लैजेला बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस टॉपिक, वेरी वेरी एसेंशियल टॉपिक इट इज। और यहां पर इनका जो स्ट्रक्चर है, एक्सोनिम का जो स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी प्रिसाइज टू रीड दैट अप। और अगर आप सिलिया और फ्लैजेला समझ गए, तो मान के चलिए कि आप सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल भी समझ गए। एक ही टॉपिक है, अलग अलग तरीके से बस हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलिया और फ्लैजेला किस काम आते हैं ये देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ओके, क्योंकि सबसे जो अटैचमेंट वाला रीजन है, यहां से तो ये निकले, एंड इनके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है इनको कवर करके रखती है, तो कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्यों बोला जाता है कि ये आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की? क्योंकि इनको सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कवर करती रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन आउटग्रो होती है इस फिलामेंट के साथ। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना एक फ्लैजेला का, जिसे हम फिलामेंट कह रहे थे, जब प्रोकैरियोट में हमने पढ़ा था तो 3 पार्ट देखे थे। सबसे एंड पे जो इन्हें जोड़ेगा सेल वॉल वाले रीजन से, ये आपकी बेसल बॉडी कहलाती है, जो कि बेस पे प्रेजेंट है। देन बीच में क्या होता है? बीच में आपका हुक होता है, बीच में आपका हुक होता है, और सबसे बाहर क्या रहता है? सबसे बाहर आपका फिलामेंट रहता है, जो कि सबसे लंबा स्ट्रक्चर है। तो जितना बड़ा फिलामेंट रहेगा ना, उसके ऊपर आपकी मेम्ब्रेन भी आउटग्रो होती है, इसीलिए इसे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोला। एक्सटेंड कौन हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सिलिया क्या है? सिलिया वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं विच वर्क लाइक ओर्स, ओर्स का काम करते हैं, यानी झुंड में हिलते हैं इस प्रकार से। तो ये कॉज करते हैं द मूवमेंट ऑफ सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सराउंडिंग फ्लूइड की ही मूवमेंट कराते हैं। यानी ये जो है इस प्रकार से एक लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे कैविटी के अंदर, और अपने आसपास के फ्लूइड को हिला देंगे, तो उस फ्लूइड के अंदर जो सामान रहेगा वो भी हिलता हिलता एक डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, तो सिलिया क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। अगर साइज बहुत छोटा है तो इन्हें बहुत ही ज्यादा रॉबस्ट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, सबको मिलकर एक साथ, जब जाके मूवमेंट होती है। लेकिन फ्लैजेला साइज में बहुत लॉन्गर होता है। तो ये क्या है? ये सेल मूवमेंट करा सकता है। जैसे आपका कोई भी सेल है, उसमें अगर एक फ्लैजेला है, चाहे वो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम हो, चाहे वो फ्लैजिलेटेड यूकैरियोटिक सेल हो, एक फ्लैजेला भी अगर है और वो अच्छे से फ्लैटर कर रहा है, तो पूरे सेल की मूवमेंट करा सकता है। फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। जो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला है, किस प्रोटीन का मिलकर बना है? ये आपका फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना है। एंड यूकैरियोट का जो फ्लैजेला है, किस प्रोटीन का बना है? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, नाम याद आया? ट्यूबुलिन, माइक्रो
ट्यूब्यूल मैंने आपको बोला था मोटिलिटी में काम आ रहा था, तो ट्यूब्यूल से ट्यूबुलिन वर्ड आया है। ट्यूबुलिन प्रोटीन यानी माइक्रोट्यूब्यूल का मिलकर बना हुआ है। पीछे जाकर देखते हैं एक बार, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहां पर देखो क्या बोला गया है कि मोटिलिटी में काम आ रहा है क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल फ्लैचेला बनाता है। तो ट्यूब्यूल क्या है आपका? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये आपका फ्लैजेला बनाता है यूकैरियोट्स में, जबकि फ्लैजेलिन प्रोटीन बना रहा है आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। तो दैट्स वाई आपके स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर दोस्तों 9+2 अरेंजमेंट भी देखने को मिलती है। तो 9+2 का मतलब क्या है? यहाँ पर डबलेट जो है, ये दो दो यूनिट्स जो है ये आपकी 9 होंगी नंबर में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका नंबर कांस्टेंट है। तो ये जो डबलेट्स हैं इन्हें आप पेरीफेरल डबलेट्स बोलते हो, क्योंकि चारों ओर प्रेजेंट है ना, आपकी सर्कुलर रिज पे प्रेजेंट है और दो दो के पेयर में है, तो इन्हें पेरीफेरल डबलेट बोला और इनका नंबर है 9। और ये जो दो सिंगलेट हैं ये आपके सेंटर पर प्रेजेंट रहेंगे, तो इनको आप सिंगलेट बोलते हुए, दो होते हैं नंबर में। तो 9+2 अरेंजमेंट यहां पर आपको देखने को मिलती है, राइट। लेकिन यहां पर जो आपकी बेसल बॉडी है, यहां पर आपको 9 आपको डबलेट देखने को मिलेंगे। सेंट्रल पार्ट पे आपको कोई सिंगलेट यूजुअली देखने को नहीं मिलता। तो अरेंजमेंट यहां पर डिफरेंट हो सकती है। जब आप सेंट्रियोल को पढ़ेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सोनिमल स्ट्रक्चर। इनके एक्सोनिम की स्ट्रक्चर देखते हैं जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, पढ़ना आपको यही है, राइट। तो सिलिया और फ्लैजेला जो है ये कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि इन्हें कहा गया है द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो जब जब आपका सिलिया फ्लैजेला बढ़ेगा तब तब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेंथ है वो भी उसके साथ बढ़ती रहेगी। Now their core is called as axoneme which has many microtubules running parallel to the long axis। यानी यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये जो मेरा पेन है लेट से, ये अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल है और इसके साइड में ये जो आपका बेसिकली क्लिकर है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, तो एकदम पैरेलल ही जाते हैं। तो हम क्या करके देख रहे हैं, यहां पर इस डायग्राम को काट करके देख रहे हैं। दिस इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को मैंने ऊपर से काट दिया, तो मेरे को अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा इस पेन को, तो मुझे क्या दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल दिखाई देगा, मुझे नीचे का पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये एक रॉड है जो कि मैंने आपकी स्क्रीन में इस प्रकार से घुसा रखी है, लंबी रॉड। इसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, नीचे से ये बहुत मोटा है और बहुत लंबा पार्ट आपको दिखाई देगा अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनल वे में देखोगे। लेकिन अभी आप इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक सर्कुलर रिज दिखाई दे रही है, ये एक लंबे से फ्लैजेला का कटा हुआ पार्ट, ओके। तो यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर एक्सोनिम में 9 पेयर ऑफ डबलेट्स होते हैं, 9 पेयर ऑफ डबलेट्स। यानी डबलेट जो है ये आपके 9 देखने को मिलेंगे पेरी पेरी पर। तो दे आर रेडियली अरेंज, यानी रेडियस से बिल्कुल बराबर दूरी पर, और ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि ये चारों ओर हैं। तो यहां पर इन्हें क्या कहा जाता है? ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल कहा जा सकता है। सो दिस इज ए माइक्रोट्यूब्यूल, ये आधा जो है ये बी, कंप्लीट वाला ए बी, ए बी एंड सो ऑन, ए बी एंड सो ऑन। ये भी आपका ए बी हो गया, बना ही लेते हैं सारा का सारा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एंड लास्ट वाला हो गया आपका ए बी। इनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये जो है आपके कितने हो जाएंगे? जस्ट काउंट दिस अप। ये वाला जो है ये आपका हो गया पहला, ये वाला जो है आपका हो गया दूसरा, ये वाला हो गया आपका तीसरा, ये वाला हो गया आपका चौथा, ये वाला हो गया आपका पांचवा, ये वाला हो गया आपका छठा, ये वाला हो गया आपका सातवां, ये वाला हो गया ओके सातवां, ये वाला हो गया आपका आठवां, एंड ये हो गया आपका 9। तो 9 क्या हो गए? ये वाले आपके पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी डबलेट, यानी ये पेयर है ना, ए और बी के फॉर्म में है, तो दैट्स वाई इन्हें हमने डबलेट बोला है। और ये आपके पेरीफेरल है, यानी आपके पेरी पेरी पे अरेंज है, आपके चारों ओर बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास किनारे पे अरेंज है। सबसे बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको कोट करके रखती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रेजेंट रहता है। पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक है, ये दूसरा है, इन्हें सिंगलेट बोला जाता है, ओके। इन्हें सिंगलेट बोला क्योंकि अकेले अकेले प्रेजेंट है या पेयर में प्रेजेंट नहीं, ओके। इनको जोड़ा जाता है आपस में एक रिज के थ्रू, और इनके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है रेड कलर वाली, जिसे क्या बोल दिया हमने? सेंट्रल शीथ बोल दिया, ओके। सो दिस पर्टिकुलर रेड कलर्ड शीथ इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ।
सेंट्रल शीथ आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज 9+2 एरे। 9+2 एरे मतलब 9 आपके कौन हो गए, 9 आपके हो गए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। दो क्या हो गए आपके सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि आपके सिंगलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है, विच आर सराउंडेड बाय अ सेंट्रल शीथ। ये आपके यहां पर हो गए। अब अगली चीजें देखो, जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड आर एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ, यानी यहां पर एक तो ब्रिज ने इन्हें कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा यहां पर रेड कलर की सेंट्रल शीथ भी है जो कि इन्हें घेरे हुई है। It is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spoke. Thus there are 9 radial spoke. क्या हुआ यहां पर, बात सुनने की कोशिश करो। It is connected to one of the tubule of each peripheral doublet. यानी ये जो peripheral doublet है, इसका जो main doublet होगा ना, ये complete वाला, इससे एक रेडियल स्पोक नाम का डंडा निकलता है जो कि इसे सेंट्रल शीथ से जोड़ता है। तो आपके पास डंडे कितने हो जाएंगे, रेडियल स्पोक कितने हो जाएंगे, फटाफट नोट करो। यहां पर आपका एक डबलेट है तो एक रेडियल स्पोक, दूसरे डबलेट से दूसरा, तीसरे से तीसरा, यानी एक जो आपका डबलेट है उससे एक रेडियल स्पोक निकल रहा है। पेरिफेरल डबलेट अब आपके हैं कितने, 9 हैं, तो रेडियल स्पोक कितने निकले, 9 ही तो निकले। तो आपके जो रेडियल स्पोक है इनका नंबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और रेडियल स्पोक का काम क्या है, एक पर्टिकुलर आपके माइक्रोट्यूब्यूल को, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करने का इसका काम है। सॉरी। एंड आपके जो ये पेरिफेरल डबलेट है, ये आपके इंटरकनेक्टेड भी होते हैं बाय लिंकर्स, जिनको क्या बोला जाता है, नेक्सिन लिंक बोला जाता है, नेक्सिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर ये हरे कलर का डंडा है, ये वाला, ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ना, जिससे कि सर्कुलर रिज बना सके, चारों ओर पेरिफेरल वे में कनेक्ट रह सके बढ़िया तरीके से। तो इन्हें आपने क्या बोल दिया है, इन्हें आपने बोल दिया है नेक्सिन लिंकर्स। नेक्सिन लिंकर्स, इन नेक्सिन लिंकर्स को आपने और क्या बोला है, इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज मतलब दो डबलेट के बीच की ब्रिज, ये हर डबलेट के बीच में प्रेजेंट रहेगी। सिलिया और फ्लैचेला है, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज करते हैं, जिन्हें बेसल बॉडी बोला। तो बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। यहां पर आप देखिए, यहां पर जो बेसल बॉडी है इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, ये आपके बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रियोल का बना हुआ है और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होता है। एंड ये जो है ये आपका मेन कोर है, एक्सोनिम है आपका सिलिया और फ्लैचेला का। तो यहां पर 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो 9+2 अरेंजमेंट हमें सिलिया फ्लैचेला के फिलामेंट में देखने को मिली, लेकिन ये जो बेसल बॉडी थी इसमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि बेसल बॉडी किसकी बनती है, बेसल बॉडी यहां पर बनती है मेरे भाई किसकी, आपकी सेंट्रियोल की। ओके, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर की। तो अब सेंट्रियोल को भी हमें पढ़ना है, तो उससे पहले हम लोग सिलिया फ्लैचेला का जो डायग्राम है ये एक बार खुद बना करके देखेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ बेटर वे। सबसे पहले एक बाहर की मैं शीट बना लेता हूं। इस बाहर की शीट को मैंने क्या नाम दे दिया, इस बाहर की शीट को मैंने नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मैं बना लेता हूं एक डबलेट, तो एक आपका कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है, तो ये ए है, ये बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, दो हो गए, ए है, बी है, तीन हो गए, ए बी 4, ए बी 5, ए बी 6, 7, 8 एंड 9। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, राइट। इसके सेंटर पर सिंगलेट प्रेजेंट है, जिनका नाम है सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपके ऐसे प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहले यह है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यह है आपका डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल नंबर में है पूरे के पूरे 9। ये आपका पहला है। इसके बाद अगर आप देखोगे यह है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड 9वां, ये आपके डबलेट हो गए। अब इन डबलेट्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में कौन आता है, इंटर डबलेट ब्रिज, जिसको आप नेक्सिन लिंक भी बोलते हो। तो यहां पर इंटर डबलेट ब्रिज आ गई, ये वाली, जो कि एक छोटी वाली माइक्रोट्यूब्यूल को बड़ी वाली माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करती है। ओके, राइट, एक का ये छोटा वाला है तो दूसरे का बड़ा वाला हो गया, इसे आपने क्या बोल दिया, इंटर डबलेट ब्रिज या नेक्सिन लिंक, इंटर डबलेट ब्रिज।
ठीक है, ये आपने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर जो सिंगलेट है, इनके बीच में भी ब्रिज प्रेजेंट रहेगी, इसे बोल देंगे इंटर सिंगलेट ब्रिज। और इंटर सिंगलेट ब्रिज के बाद यहाँ पर जो चारों ओर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, इसे आपने क्या बोला, इसे आपने बोला सेंट्रल शीथ। इसे आपने बोला सेंट्रल शीथ। अब ये जो सेंट्रल शीथ है, ये एक बड़े वाले माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होती है बाय रेडियल स्पोक। तो यहाँ पर एक डंडा रहेगा जिसको रेडियल स्पोक बोल दिया, यहाँ पर भी रहेगा, 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 एंड सो ऑन, सब पे रहेगा। जहाँ भी आपको दिख सकता है उस हर जगह पर आपको रेडियल स्पोक देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या है, आपको रेडियल स्पोक देखने को मिल गया। राइट, ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका स्ट्रक्चर है सिलिया और फ्लैजेला का। अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पर 2 सिंगलेट है और 9 आपके डबलेट हैं, तो 9+2 अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिली। ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसे आप एक्सोनीम बोलते हैं। नाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी वाइटल, दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल कैसे होते हैं, सेंट्रियोल आपकी बेसल बॉडी बनाते हैं, यानी सिलिया और फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी थी कौन बना रहे थे, सेंट्रियोल बना रहे थे। और सेंट्रोसोम किस में हेल्प करते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एनिमल सेल की सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। सो दे वर वेरी स्पेसिफिक टू एनिमल्स। हमने देखा था कि ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते। तो सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, राइट। तो यहां पर भी आपके 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है जिन्हें आप सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इस प्रकार के, ये आपका एक सेंट्रियोल है और इसके नीचे आपका दूसरा सेंट्रियोल है। खास बात क्या है कि ये दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल हैं ये आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपके परपेंडिकुलर होते हैं, यानी यहां पर एक सेंट्रियोल है, यहां पर एक सेंट्रियोल है। इन दोनों की अलाइनमेंट कुछ ऐसी है कि इनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। सो दे आर सिलेंड्रिकल एज वेल एज परपेंडिकुलर, इन्हें आपने सेंट्रियोल बोला। अब इस सेंट्रियोल के चारों ओर जमा हो जाता है क्या, एक अमॉर्फस सब्सटेंस जिसे आप बोलते हैं, यानी इररेगुलर सा एक सब्सटेंस जमा हो जाता है जिसे आप बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, यानी सेंट्रियोल्स के साइड में प्रेजेंस जो है आपका मटेरियल। तो पेरीसेंट्रियोलर स्पेस में पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जमा हो जाता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जमा हो जाता है। तो इसे आप कंप्लीट क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम। तो 2 सेंट्रियोल प्लस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस या पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल मिलाकर सेंट्रोसोम कहलाता है, मिलाकर सेंट्रोसोम कहलाता है। तो सेंट्रियोल क्या है, ये जो इकलौता स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, ये जो इकलौता स्ट्रक्चर है इस अकेले को सेंट्रियोल बोला, ये जो इकलौता स्ट्रक्चर है इस अकेले को सेंट्रियोल बोला। लेकिन जब ये 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली जमा हो गए और इनके आसपास आपका पेरीसेंट्रियोलर स्पेस आ गया, पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंस आ गया, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स आ गई, तो इस पूरे को हमने क्या बोला, सेंट्रोसोम बोला। बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। जो पेरीसेंट्रियोलर स्पेस के बाद बना है दैट इज सेंट्रोसोम, और सेंट्रियोल इकलौते ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कहला सकते हैं, सिंगल सिंगल भी सेंट्रियोल ही कहलाएंगे। तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल आके इन दोनों परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स के आसपास जमा हो जाता है सेंट्रोसोम बनाने के लिए। सेंट्रियोल परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहेंगे, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन, यानी जो ट्यूबुलिन प्रोटीन था जो कि आपका बना रहा था सिलिया और फ्लैजेला, वही 9 जो आपके ट्यूबुलिन्स हैं वो आकर के जुड़ जाएंगे। जैसे 9+2 अरेंजमेंट थी आपकी यहाँ पर, वही जो 9 है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पेरिफेरल पोजीशन पे ही, यानी सेम सिलिया और फ्लैजेला वाली अरेंजमेंट है। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, लेकिन यहाँ पर डबलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट है। और एडजेसेंट ट्रिपलेट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे वहां पर इंटर डबलेट ब्रिज थी, यहां पर इंटर ट्रिपलेट ब्रिज हो सकती है। अब देखो जो सेंट्रल पार्ट है ऑफ द सेंट्रियोल, ये प्रोटीन का बना रहता है और इसे हब कहते हैं। ओके, इसे हब कहते हैं, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स विद रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी जो आपके सिलिया और फ्लैजेला थे वहां पे सेंटर पर क्या प्रेजेंट थे, सिंगलेट्स, और उनके चारों ओर क्या थी, सेंट्रल शीथ। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हब। तो रेडियल स्पोक अब हब से कनेक्ट होंगे। सेंट्रियोल क्या क्या करता है, पहला तो बेसल बॉडी बनाता है सिलिया और फ्लैजेला की, ये बात हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। स्पिंडल फाइबर बनाता है जो कि एनिमल सेल डिवीजन में काम आते हैं, इसीलिए सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। तो स्पिंडल अपरेटस किससे बनता है, सेंट्रियोल से बनता है। तो एनिमल सेल डिवीजन में ये काम आता है, स्पेसिफिकली एनिमल में, इसीलिए इस वर्ड को मैंने अलग से हाईलाइट किया है। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं देखने को मिलते।
तो ये देखो, ये आपका एक सेंट्रियोल है, ये इसकी एक्सिस है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, इसकी एक्सिस है, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। और इनके चारों ओर ये पीले पीले कलर का स्पेस है, ये पीले पीले कलर का स्पेस क्या है मेरे दोस्त, ये पीले पीले कलर का स्पेस जो है आपका पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, जो कि मिल करके कंप्लीट अब ये सेंट्रोसोम बना चुका है। अब इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, तो हाथ से बनाना पड़ेगा भाई, तो हाथ से मेरे साथ साथ एक बार एक कॉपी में बना लेना और उसको अपनी एनसीईआरटी में अटैच कर लेना, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये आपका बाउंड्री बना ली हमने। अब बाउंड्री पर सबसे पहले क्या अटैच है, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। अब यहां पर क्या है, एक ये है, 2 और 3, इस हिसाब की अरेंजमेंट है। अब ट्रिपलेट है, अब ये डबलेट नहीं है, तो 1 2 3, 1 2 3, ये आपका हो गया चौथा ट्रिपलेट, ये आपका हो गया पांचवा ट्रिपलेट, ये आपका हो गया छठा ट्रिपलेट, ये हो गया आपका सातवां ट्रिपलेट, ये हो गया आपका आठवां ट्रिपलेट, एंड ये हो गया आपका नौवां ट्रिपलेट। अब ये जो ट्रिपलेट हैं ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, वही जैसे इंटर डबलेट ब्रिज थी वैसे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज है। ये आपकी इस प्रकार से जो सबसे आसपास यूनिट्स प्रेजेंट होंगे ट्यूबुलिन की उन्हें कनेक्ट कर देगा। ये आपके ट्रिपलेट कनेक्ट हो गए इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से। ओके, तो यहां पर इंटर ट्रिपलेट ब्रिज है, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, ये आपका ट्रिपलेट है जो कि 9 है नंबर में। ओके, अब देखो मेरे भाई, सेंटर पे क्या था, सेंटर पे अब आपका हब प्रेजेंट है विच इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। कोई यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, राइट, कोई आपके सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये हब है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, नेचर इसका प्रोटीनेशियस है। अब इस हब से क्या होंगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड हो जाएंगे ट्रिपलेट वाले, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, एंड सो ऑन। कार्टव्हील जैसी अपीयरेंस देंगे, जैसे आपका पहिया होता है ना एक पर्टिकुलर कार्ट का, वैसी अपीयरेंस आपको देंगे। जैसे आपने युद्ध वगैरह में देखा भी होगा, रामायण महाभारत में इसी प्रकार के जो रथ के पहिए थे वो होते थे, इस प्रकार की आपकी अरेंजमेंट रहती है। कार्ट व्हील जैसी अरेंजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिली। ये क्या है आपके, अब रेडियल स्पोक्स हैं। अब रेडियल स्पोक का नंबर कितना होगा भाई, अगर एक ट्रिपलेट से एक स्पोक निकल रहा है तो यहाँ पर भी तो रेडियल स्पोक का नंबर 9 ही होगा ना, जो कि इन्हें सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब से कनेक्ट कर रहा है, सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब से कनेक्ट कर रहा है। एक तो 2 पॉइंट इसमें याद करने, एक तो क्या आपका कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस है, ओके, व्हील कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस है। दूसरा यहाँ पर यह बात हो गई कि 9 तो आपके ट्रिपलेट प्रेजेंट है लेकिन सेंटर पर कुछ भी नहीं है, तो 9+2 अरेंजमेंट ना होकर के 9+0 अरेंजमेंट, ये आपका सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब देखो यार, यहाँ पर हम जब पहले पढ़ रहे थे तो हमने 9+0 देखा था लेकिन नजरअंदाज कर दिया था, मैंने आपको बताया था बाद में पढ़ाऊंगा, राइट। ये देखो बेसल बॉडी जो बनाता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 9 तो हैं आसपास, कि सिलिया फ्लैजिला की बात हो रही है तो डबलेट यहाँ पर दिखाया गया है। एनिमल सेल में अलग से जब होता है तो ट्रिपलेट का काम करता है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपका सेंटर पे कुछ भी नहीं, तो ये 9+0 अरेंजमेंट सेंट्रियोल की, सेम अरेंजमेंट हमने जस्ट अभी देख भी ली। ओके, सो ये आपका क्या है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल हो जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल विच इज ऑफन कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ अ सेल, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। तो आपने इनिशियली 2 नाम पढ़े थे, रॉबर्ट हुक साहब का जिन्होंने एक डेड सेल देखा था यानी कॉर्क सेल देखा था, एंड उसके बाद आपने नाम पढ़ा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब का जिन्होंने लिविंग सेल देखा था। तो रॉबर्ट हुक और ब्राउन में कभी कंफ्यूज मत होना। हुक साहब ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को डिस्कवर किया था, जबकि आपके जो बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन साहब है इन्होंने आपके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। So nucleus was first described by Robert Brown in 1831. 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर करके डिस्क्राइब करने का काम किन्होंने किया, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया। The material of the nucleus stained by the basic dyes was given a name chromatin by Fleming. फ्लेमिंग साहब ने क्रोमेटिन शब्द दिया किस चीज के लिए, न्यूक्लियस के अंदर आपका काफी सारा सामान प्रेजेंट होता है जो कि आपका इस प्रकार से एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है।
सो दिस एक्सटेंडेड फॉर्म इन विच द डीएनए इज प्रेजेंट, इसे आपका क्रोमेटिन कहा जाता है, राइट। सो नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में एक न्यूक्लियस हो। काफी ऐसे सेल हैं जिनमें एक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, जैसे कि आपके आरबीसी है, मैमेलियन आरबीसी। हमारी जो आरबीसी है इनके अंदर एक भी न्यूक्लियस नहीं रहता, तो इसे ई न्यूक्लिएटेड कहते हैं, यानी कि एलिमिनेट हो चुका है हमारे में से न्यूक्लियस ज्यादा हीमोग्लोबिन एक्वायर करने के चक्कर में। और जो आपके सीव ट्यूब सेल्स हैं इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता। तो सीव ट्यूब सेल की कमांड को कंट्रोल कौन कर रहा था? कंपेनियन सेल। एनाटॉमी पढ़ के हटे हैं हम जस्ट। कंपेनियन सेल जो है मेरे दोस्त, सीव सेल को सिग्नल वगैरह भेज रहा था, कंपेनियन सेल जो है इसको कंट्रोल कर रहा था, ओके। और यहां पर काफी सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मोर देन वन न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जैसे आपने काफी सारे फंगस देखे होंगे। तो फंगस के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सी कंडीशन होती है? एसेप्टेट कंडीशन। एसेप्टेट कंडीशन, अगर सेप्टा एब्सेंट है तो कैसी कंडीशन हो गई थी? सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। दूसरा, कल मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था पैरामीशियम का, इसी चैप्टर के अंदर। पैरामीशियम में मैंने आपको दो न्यूक्लियस बताए थे, टू डिफरेंट न्यूक्लियाई वाज देयर, ओके। पहला आपका मैक्रो न्यूक्लियस एंड दूसरा आपका माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये क्या थे आपके पैरामीशियम और फंगस के अंदर? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के एग्जाम्पल थे। तो यूजुअली ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, बट हो सकता है कि एक भी ना हो सकता है कि पांच पांच भी हो जाए, डिपेंड्स अपॉन द केस, राइट। तो ये आपका डीएनए है जो नॉर्मल स्टेट में आपका पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसे आप क्रोमेटिन कहते हो। तो क्रोमेटिन क्या है? डीएनए आपका पैक हो जाता है प्रोटीन के साथ, आरएनए के साथ, एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमेटिन। यहां पर राइबोसोम आपको देखने को मिल सकते हैं बाहर की साइड एसोसिएटेड, यानी न्यूक्लियस के बाहर आपका ईआर स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। यहां पर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। अंदर की साइड न्यूक्लियर लेमाइना आपकी प्रेजेंट रहेगी, इनर कवरिंग। और यहां पर छेद भी हो सकते हैं जिन्हें आप न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जिनके थ्रू आपके डीएनए आरएनए और प्रोटीन का एक्सचेंज होता है। कहां से कहां जाएंगे आरएनए और प्रोटीन, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो इंटरफेज का जो न्यूक्लियस है, यानी रेस्टिंग स्टेट के ऊपर, जब सेल आपका रेस्टिंग फेज में है, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपका इंटरफेज का जो न्यूक्लियस है उस टाइम पर रेस्टिंग फेज के अंदर उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब दो मेम्ब्रेन रहेंगी यहां पर, आपका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अगर एक सेल है और उस सेल की मैट्रिक्स को आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो न्यूक्लियस होगा उसमें आप न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जुगाड़ प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म ही तो बोलेंगे। देन यहां पर क्रोमेटिन होती है विच इज हाईली एक्सटेंडेड, मतलब डीएनए पैक्ड नहीं होता, खुले फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर जो डीएनए है ये बहुत ही ज्यादा खुले फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, इस हिसाब से खुला खुला प्रेजेंट रहता है। और जो सेंटर पे आपकी डेंस बॉडी प्रेजेंट है, ये वाली, ये जो सेंटर पर डेंस बॉडी प्रेजेंट है, इसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है। एंड न्यूक्लियोलस जो है ये क्या करता है? आपका आरआरएनए की, यानी राइबोसोमल आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। तो अगर आपका कोई ऐसा सेल है दुनिया में जिसे प्रोटीन भरपूर बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए उसे राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी। देखो एक लीग में चलते हैं, अगर किसी सेल को बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाने हैं तो इसे बहुत ज्यादा राइबोसोम भी चाहिए होंगे। अगर बहुत ज्यादा राइबोसोम चाहिए होंगे तो राइबोसोम किसका बना था? आरआरएनए और प्रोटीन का, तो इसे बहुत ज्यादा आरआरएनए भी चाहिए रहेगा। और आरआरएनए बहुत ज्यादा चाहिए रहेगा तो इसमें न्यूक्लियोलस का साइज भी बड़ा हो जाएगा और न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस इसे ज्यादा चाहिए रहेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट रेलेवेंस, काफी बार पूछ लिया जाता है, अगर एक पर्टिकुलर सेल को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है उसमें क्या देखने को मिलेगा? उसमें न्यूक्लियोलस जो है भरपूर देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है आपका राइबोसोम तैयार करने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोलस इज अ डेंस बॉडी जो कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के सेंटर पर पाई जा सकती है। अब इन पार्ट्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप सबसे पहले, ओके। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? आपकी दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस के बाहर, इट इज डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल। तो यहां पर जो है आपकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, और उनके बीच में जो स्पेस है इसे क्या कहा जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सो इट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज द इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच का ये जो स्पेस है इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला। और ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है इसे क्या बोल दिया? ये जो गैप है इसे
पेरी न्यूक्लियर स्पेस को 10 to 15 नैनोमीटर बता दिया कि इतना गैप इसके बीच में प्रेजेंट रहता है। ओके, ये डायमेंशन हो गई आपकी पेरी न्यूक्लियर स्पेस की। अब काफी बार क्या रहता है कि ये आपकी न्यूक्लियस की समझ लो आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपकी न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है। अब ये काफी बार बीच बीच में से फ्यूज हो जाती हैं इस प्रकार से कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई ऐसे ऐसे और यहां से ऐसे फ्यूज हो गई, तो ये क्या बना लेती हैं, गैप बना लेती हैं। तो ये वाली जो चीज है ना ये आपकी गायब हो जाती है, ये वाली जो चीज है, क्योंकि मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई तो ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, गायब हो गया, ये वाला पार्ट आपका गायब हो गया। सिमिलरली ये वाला पार्ट आपका गायब हो गया एंड ये वाला पार्ट भी आपका गायब हो गया। तो अब क्या हुआ है, अब न्यूक्लियस के पास गैप आ गया है। न्यूक्लियस के अंदर से चीजें बाहर जा सकती हैं, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, यहां से चीजें आपकी बाहर जा सकती हैं और यहां से चीजें अंदर भी आ सकती हैं। तो ये जो पोर बना है ना, ये जो छेद बना है आउटर और इनर मेम्ब्रेन की फ्यूजन से, इसे आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो एग्रीगेट हो जाते हैं एंड इस पोर की रखवाली करते हैं, तो इसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी बोल दिया जाता है काफी बार, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जहां पर प्रोटीन्स वगैरह भी एग्रीगेटेड हो सकते हैं। ओके, सो इट इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियर एनवेलप जो है, जो दो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होने देती। तो पूरी मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती इंटरेक्शन को, कुछ स्पेसिफिक पार्ट से ही चीजें ट्रांसफर होती हैं। उन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, उन पार्ट्स को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये बात हमने देख ली थी कि ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूएशन में रहती है और इस पे राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इसे आप क्या बोल रहे थे, आरईआर बोल रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियर एनवेलप पर छोटे छोटे छेद भी हो सकते हैं जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन की फ्यूजन से बनते हैं और ये पैसेज का काम करते हैं, किसका, आरएनए का एंड प्रोटीन का। अब लॉजिकल जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का डीएनए में कन्वर्जन होता है एंड डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन होता है। क्या आरएनए आपका प्रोटीन बना सकता है न्यूक्लियस के अंदर, द आंसर इज नो। तो इस आरएनए को कहां जाना पड़ेगा, इस आरएनए को जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में। तो आरएनए आपका न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में गया, ये बात डन हो गई कि आरएनए का ट्रांसफर करता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जाकर ये जो आरएनए था, इसने क्या बना लिया है, प्रोटीन बना लिया है। अब इस प्रोटीन की जरूरत तो न्यूक्लियस को भी पड़ेगी, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन आपका घूम करके आ जाएगा आपका न्यूक्लियस में। तो प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में लाना और आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजना, है दोनों प्रकार के काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स करता है। तो आरएनए कहां से गया, न्यूक्लियस से, प्रोटीन कहां से आया, साइटोप्लाज्म से, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में इसी प्रकार की इंटरेक्शन आपको देखने को मिली। सो इट ऑल्सो टेल्स अस कि कौन सी प्रोसेस कहां पर होगी। डीएनए से डीएनए कहां बना आपका, न्यूक्लियस के अंदर, यानी रेप्लिकेशन हो गई यहां पर। डीएनए से आरएनए कहां बना, न्यूक्लियस के अंदर, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गई। और आरएनए से प्रोटीन कहां बना आपका, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी ट्रांसलेशन वहां होती है। तो हमें तीन नए पॉइंट्स भी यहां पर पता लग गए। ओके, तो यहां पर देखो भाई, ये जो क्रोमेटिन है ये आपकी प्रेजेंट है, खुला खुला डीएनए आपका प्रेजेंट है। ये सेंट्रल पार्ट पे आपका जो डेंस ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, डेंस जो बॉडी प्रेजेंट है, ये आपका न्यूक्लियोलस कहलाती है। ओके, इट इज अ डेंस स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस के ऊपर ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। ये आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, जिसके डायमेंशन क्या होते हैं, 10 से 50 नैनोमीटर, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है ये, राइट। फिर आपका यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी स्टार्ट हो गए। ये आपके न्यूक्लियर पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद, जहां से आपकी एक्सचेंज प्रोसेसेस हो सकती है। और आपके पूरे न्यूक्लियस के चारों ओर आपको इसी प्रकार के हजारों छेद देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, विच आर फर्दर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब क्रोमेटिन की बारी आती है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन को लोग समझते हैं इट इज ओनली डीएनए, जो कि एक्सटेंडेड स्टेट में है, जो कि खुले स्टेट में है, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। क्रोमेटिन इज अ काइंड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ डीएनए विद अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज प्रोटीन एंड आरएनए। तो ये क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, यहीं से सब साबित हो गया। नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है और थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ यहाँ पर आरएनए भी आपको देखने को मिलता है। तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है,
और प्रोटीन का मतलब तो आपका प्रोटीन हो ही गया, यानी न्यूक्लियोप्रोटीन सुनते ही दिमाग में आ गया भाई यहाँ पर काफी सारी चीजें एग्रीगेटेड है। सो इट कंटेन्स डीएनए, क्योंकि इसे तो हमें पैक करना ही है। कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन, जो कि डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है और जो हिस्टोन है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन इस हिस्टोन को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। अब हिस्टोन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए क्या करेगा, इसके चारों ओर बढ़िया तरीके से इस हिसाब से लिपट जाएगा और पैक हो जाएगा इस हिसाब से। ओके, ये आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए था, नेगेटिवली चार्ज डीएनए था। डन। सो इसी प्रकार से आपके बेसिक जो प्रोटीन है हिस्टोन, वो डीएनए के साथ पैकेज हो जाते हैं। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहते हैं जो कि इनकी फर्दर पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। एंड आपका आरएनए भी यहां पर देखने को मिलेगा, जो मैंने पहले ही लिख दिया था, बिकॉज इट इज न्यूक्लियो प्रोटीन एग्रीगेशन। तो क्रोमेटिन में हमें ये नहीं समझना कि डीएनए आपका खुला खुला प्रेजेंट है, डीएनए भी है यहाँ पे, आरएनए भी है एंड प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, जो कि आप फर्दर आगे पढ़ते हो 12th क्लास में। एक चैप्टर है अलग से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर अलग से एक स्पेशल टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। वहां पर आप इन चीजों को और डिटेल में देखोगे कि कितने नाइट्रोजनस बेस इस हिसाब से लिपट जाते हैं एक हिस्टोन के ऊपर, आपकी न्यूक्लियोसोमल कोर क्या होती है, ओके, बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल क्या होता है, सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपका क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम बना लेता है। यानी इसकी पैकेजिंग जब होती है तो क्रोमेटिन जो बहुत खुला खुला प्रेजेंट है, ये आपका पैक होकर एक कंडेंस्ड, एक शॉर्ट बॉडी बना लेता है, जिसको आप क्रोमोसोम बोलते हो, जो कि वेल पैक्ड होते हैं। तो सेल डिवीजन के दौरान आपको क्रोमोसोम बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार का आपका जो अभी खुला खुला माहौल है, ये आपका क्रोमेटिन कहलाता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आपका एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है नंबर में। ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, जैसा मैंने आपको बताया, ऑर्गेनेल भी नहीं है, बॉडी बोलेंगे इसे, ऑर्गेनेल नहीं है ये, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रल हाईली डेंस स्ट्रक्चर मौजूद है, वेरी डेंस इट इज, तो अलग से दिखाई दे जाता है न्यूक्लियस के अंदर आपको, राइट। तो न्यूक्लियोलस जो है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये न्यूक्लियोप्लाज्म से एकदम यूनिफॉर्म रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म का जो मैटर है वो न्यूक्लियोलस में जा सकता है और न्यूक्लियोलस का जो मैटर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में जा सकता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मेम्ब्रेन ऑन द न्यूक्लियोलस। ये ऐसी बॉडी है जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं है। काम इसका क्या है? काम है इसका एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस, मतलब आरआरएनए बनाता है। और अगर आरएनए बनाएगा तो आगे चल के क्या करेगा, आरआरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाएगा और राइबोसोम आगे चल के क्या बनाएगा, सिंस इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री, तो आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। यानी अगर किसी सेल में हाई प्रोटीन की जरूरत है तो उसके अंदर हाई आपको न्यूक्लियोलस, बड़े बड़े न्यूक्लियोलस, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस भी चाहिए रहेंगे, ये एक फैक्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है। अब ये आपका क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम के अंदर भी इस हिसाब से आपका डीएनए पैक्ड रहेगा। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। इस प्रकार की बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। तो आपके न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे क्रोमोसोम हैं, जैसे कि ह्यूमंस की अगर आप बात करें तो हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर वो डिप्लॉयड सेल है तो। अगर हैप्लॉयड सेल है तो 23 क्रोमोसोम्स हैं और उनके अंदर इस प्रकार से डीएनए पैक्ड है। ओके, सो ह्यूमन सेल जो है इसमें लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है 2020 के अंदर। ओके, 2 मीटर लंबा डीएनए आपने कैसे कैलकुलेट किया? आपकी एक सेल के अंदर 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 जो है नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में डिफरेंस कितना है आपका? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, अगर इसे आप कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का आप इंटू करते हैं कि 3.4 एंगस्ट्रॉम यानी 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं इतने नंबर से, कि इतने नाइट्रोजनस बेस है, तो क्या हो जाएगा आपका 3.4 इंटू 6.6 आपका अराउंड निकलेगा 22। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज है -10 है
और +9 है तो -1 की पावर यहाँ पर आ जाएगी, तो 22 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 2.2 मीटर, क्योंकि यूनिट्स हमने स्टैंडर्ड ली थी, तो 2.2 मीटर का आपका डीएनए निकल कर आ जाता है। इतनी लंबी लेंथ आपकी हर सेल के अंदर है डीएनए की, हर सेल के अंदर, आपकी बॉडी में नहीं है 2.2 मीटर, हर सेल के अंदर इतना लंबा डीएनए प्रेजेंट रहता है कि अगर आप अपनी बॉडी के सारे सेल्स के डीएनए को निकाल लें और एक लंबे धागे के रूप में पिरो दें, तो आप इस पूरे अर्थ को बहुत ज़्यादा बाल लपेट सकते हैं। इतना ज़्यादा कंटेंट डीएनए का आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं इन अ डिप्लॉयड सेल, जिसको आप लोग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हो, क्योंकि एक क्रोमोसोम आपका मदर से आता है, एक फादर से, तो मिलकर के पेयर बना लेते हैं। तो 23 क्रोमोसोम आपके मदर के गैमेट से है, 23 क्रोमोसोम फादर के गैमेट से, पेयर बन गया, तो 23 पेयर बोलना इनको ज़्यादा ठीक रहता है। 46 भी बोलोगे तो कोई गलती नहीं। हर क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रहती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहां पर ये पहली बार कंस्ट्रक्ट करता है, जो कि इनका सेंटर कहलाता है यूजुअली, विच इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमेरिक रीजन या सेंट्रोमेयर, ये वाला, ये सेंट्रोमेरिक जो रीजन है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ओके, इस सेंट्रोमेयर की साइड्स के ऊपर एक डिस्क प्रेजेंट रहती है, एक प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट रहती है, जिसे क्या बोला, काइनेटोकोर बोला। प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट रहती है जिसे काइनेटोकोर बोला, जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स बाइंड करते हैं। यानी जब सेल डिवीजन होती है ना, तो आपको इस क्रोमोसोम को दो टुकड़ों में भेजना होता है, दो डॉटर सेल्स के अंदर। तो आपको इस क्रोमोसोम को इस प्रकार से दो टुकड़ों में तोड़ना है कि भाई आधा क्रोमोसोम तो एक डॉटर सेल में चला जाए, बचा हुआ आधा दूसरे डॉटर सेल में चला जाए। तो यहां पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको काइनेटोकोर बोला। इस काइनेटोकोर पर ये स्पिंडल फाइबर आके बाइंड कर जाते हैं। स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, सेंट्रियोल्स आपके स्पिंडल अपरेटस तैयार करते हैं, राइट। तो ये भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो कि स्पिंडल अपरेटस तैयार करेंगे और इन दोनों आर्म्स को खींचने की कोशिश करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये जो दोनों आर्म्स है ये एक साइड में चली जाएंगी और ये जो दोनों आर्म्स है ये दूसरी साइड में चली जाएंगे। इस हिसाब से आपका क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटोकोर नाम की डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट थी जहां पर फाइबर्स अटैच हुए। जैसे कि आपका स्पाइडरमैन है, वो एक जगह पर जाला फेंकेगा और उस चीज को अपने पास खींच लेगा, तो स्पाइडरमैन ने यहां से जाला फेंक दिया है इसके ऊपर और यहां से भी फेंक दिया, तो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींची जाने लगेंगी और अल्टीमेटली सेपरेट हो जाएगी। ओके, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सेंट्रोमियर। एंड अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है। सम क्रोमोसोम्स हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आल्सो, जिसको आप क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ओके, तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग इसका, एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अगर आप एक बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर लाइक। जब आप क्रोमोसोम बनाते हैं तो आप इस हिसाब से एक आर्म बना रहे हैं, तो यहां पर पहली कंस्ट्रक्शन आएगी जिसको आपने क्या बोल दिया, सेंट्रोमेयर बोल दिया, या आपने दूसरी आर्म बना दी। सिमिलरली आपने यहां पर इस आर्म को कंप्लीट किया, आपने इस आर्म को ऐसे कंप्लीट किया, यहां पर फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आई, पहली कंस्ट्रक्शन जिसको आपने सेंट्रोमेयर बोला, यहां पर आपकी ऊपर वाली दो आर्म्स है। काफी क्रोमोसोम्स में एक और कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, तो इसको बना ही लेते हैं। ये जो दूसरी कंस्ट्रक्शन आई इसको हमने क्या बोल दिया, सैटेलाइट बोल दिया। और जिन क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट प्रेजेंट रहती है, बिकॉज इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, उनको हम सैट क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी आर्म्स है, ये आपकी दो ऊपर वाली आर्म्स है और ये आपकी दो नीचे वाली आर्म्स है। ओके, तो एक फुल फ्लेजेड क्रोमोसोम में चार आर्म्स प्रेजेंट रहती है। जो सेंटर वाला रीजन है जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये आपकी कहलाती है सेंट्रोमेयर। सेंट्रो का मतलब लगभग सेंटर पे, एंड मेयर का मतलब होता है बॉडी, तो ये सेंट्रोमेयर है, यानी लगभग सेंट्रल रीजन है काफी सारे क्रोमोसोम्स का। इस सेंट्रोमेयर नाम के रीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट रहती हैं, प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट रहती हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर। तो ये हरी भरी जो डिस्क है, एक बार लाल कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये क्योंकि आर पार जा रहा है इससे। ओके, अभी जो हरे कलर की डिस्क है मेरे दोस्त, इसको हमने क्या बोल दिया है, जो हरे कलर की डिस्क है इसको हमने बोल दिया है काइनेटोकोर, जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। अब ये जो काइनेटोकोर है इसके ऊपर कौन आकर के बाइंड कर जाता है, इसके ऊपर आकर के बाइंड कर जाता है कौन, आपका स्पिंडल फाइबर। तो ये इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर आए और इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर भी आके अटैच हो गए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्पिंडल फाइबर आके अटैच कहाँ होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर कभी भी सेंट्रोमेयर पर अटैच नहीं होते, ये अटैच कहाँ पर होते हैं, आपकी काइनेटोकोर के ऊपर।
ओके, तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, ये मैं अलग से भी लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए, अटैच टू काइनेटोकोर। ओके, ये आपके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। यहां पर आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिली, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सैटेलाइट बोलते हो, सैटेलाइट बोलते हो। और जिनके अंदर ये सैटेलाइट प्रेजेंट होती है उन्हें सैट क्रोमोसोम कहा जाता है। ओके, सैट क्रोमोसोम कहा जाता है। साइन, एसिडो, ओके, थाइमो, न्यूक्लिनो, ये इसका पूरा नाम होता है, साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लिनो, दैट इज सैट क्रोमोसोम। क्योंकि ये एसिडो थाइमोन्यूक्लिन कैरी नहीं करती, यानी ये जो फ्यूजन रिएक्शन है नहीं देगी, फ्यूजन रिएक्शन नहीं देगी। अभी क्या होता है ये आपको यूजुअली नहीं पढ़ना रहता। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन जस्ट लेट मी नो, मुझे एक बार बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, बट अलग से मैं फ्यूजन रिएक्शन पे ही बना दूंगा। काफ़ी सारे और भी रिएक्शन है, प्रोटोकॉल्स है, जैसे नेल्सन मैक्सेसे मेथड, उन सब पर भी हम लोग वीडियोज़ बना देंगे। तो यहाँ पर जो है फिर आपका नेल्सन सोमोगॉय मेथड है ग्लूकोज एस्टिमेशन का, उस पर भी हम लोग बना देंगे। तो सैट क्रोमोसोम जो है उसके अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट होती है। ओके, और यूजुअली ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में देखने को मिलती है सैटेलाइट। एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपकी सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है, इस बेसिस पर आपने 4 पार्ट्स में क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया। पहला मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का मतलब आपका एकदम सेंटर पे है सेंट्रोमेयर। तो यहां पर देखो आप लोग, सेंट्रोमेयर जो है एकदम मिडल पोजीशन पे है, जो कि 2 इक्वल आर्म्स बनाता है क्रोमोसोम की। यहां पर देखो एकदम सेंटर पर प्रेजेंट है, ऊपर आपकी एकदम बराबर आर्म है और नीचे भी आपकी बराबर आर्म है, राइट। देन होता है आपका सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा सा सेंटर से खिसक गया है आपका सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर इज नियरर टू वन एंड, तो इससे एक शॉर्टर आर्म बन जाती है और एक लॉन्गर आर्म बन जाती है। क्योंकि इसका अगर आप सेंटर देखो ना, इसका अगर आप सेंटर देखो तो अल्टीमेटली आपका सेंटर यहां कहीं पर आता है। तो सेंट्रोमेयर यहां होना चाहिए था, लेकिन खिसक करके थोड़ा सा ऊपर की साइड चला गया, राइट। तो सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा सेंटर से खिसक जाते हैं। एक्रोसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमेयर जो है इट इज क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग अ वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी लॉन्ग आर्म। अब ये बिल्कुल नियर टू द एंड है, राइट। यहां पर देखो सेंटर यहां होना चाहिए था इन आर्म्स का, यहां पर, लेकिन इतनी दूर चला गया। एक आर्म तो बिल्कुल छोटी है, एक आर्म बिल्कुल बड़ी है। यहां पर कम से कम कंपेरेबल तो थी, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो एक बिल्कुल छोटी है और एक बिल्कुल बड़ी है, यहां पर भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वेरी शॉर्ट वेरी लॉन्ग देखने को मिली, आपके एक्रोसेंट्रिक हो गए। एंड आप टीलोसेंट्रिक जो है यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर टर्मिनल सेंट्रोमेयर होता है। यानी कि आप देखोगे एक जो सेंट्रोमेयर है ये टर्मिनस पे होगा, 2 आर्म्स यहां लगे हैं, ऊपर कोई आर्म नहीं होगी। तो जो मैंने आपको बताया था सैटेलाइट क्रोमोसोम, ये यूजुअली एक्रोसेंट्रिक में देखने को मिलती है, मेटासेंट्रिक में भी मिल सकती है, सब मेटासेंट्रिक में मिल सकती है। जनरलाइज पर्सपेक्टिव का मतलब रहता है ज्यादातर किस में मिल रही है। ओके, तो ये सैटेलाइट जो है ये आपकी एक कांस्टेंट लोकेशन पर प्रेजेंट रहती है, नॉन स्टेनिंग रीजन, जो कि आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाती है। ये आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाती है। ओके, तो 4 प्रकार के आपके क्रोमोसोम हो गए। मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर एकदम सेंटर पे, थोड़ा सा सेंटर से हटा सब मेटासेंट्रिक, बिल्कुल कोने में चला गया एक्रोसेंट्रिक, तो एक आर्म बिल्कुल छोटी हो गई, दूसरी बहुत बड़ी हो गई। टीलोसेंट्रिक मतलब एकदम टर्मिनस पे चला गया, एक साइड में आर्म है ही नहीं, कुछ नहीं है एक साइड में, दूसरी एंड पर ही बड़ी बड़ी आर्म्स प्रेजेंट। ये आपके टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। नाउ द लास्ट टॉपिक इज माइक्रो बॉडीज। नाम क्या है, माइक्रो छोटी छोटी हैं, बॉडीज मतलब स्ट्रक्चर्स, जैसे आपका पेरोक्सिसोम, जैसे आपके पेरोक्सिसोम। अब नाम क्या है, पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सी का मतलब क्या होता है, पेरोक्सी का मतलब होता है पेरोक्साइड, और सोम, सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। यानी ऐसी बॉडी है जो पेरोक्साइड को मेटाबोलाइज करती हैं। ओके, तो इनके पास एक एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज, जो कि आपका हाईली टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में कन्वर्ट करती हैं, वाटर में कन्वर्ट कर देती हैं। तो 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, 2 वाटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस आपका O2 जो है यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका वाटर भी नॉन टॉक्सिक है, ऑक्सीजन भी नॉन टॉक्सिक है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका टॉक्सिक है। तो इसको बॉडी में अक्यूमुलेट ना होने दिया जाए,
इसीलिए आपका पेरोक्सीडेज काम करता है, जो कि पेरोक्सिसोम नाम की एक बॉडी में, एक ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है। सो ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल हैं, यानी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल ही है ये सिर्फ। जैसे आपके गोल्जी से वेसाइकल बनी थी ना ट्रांसपोर्ट के लिए, उस हिसाब की एक मेम्ब्रेन है और गोल सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि बोथ प्लांट और एनिमल के अंदर देखी जा सकती हैं, जैसे कि पेरोक्सिसोम, ये आपका बोथ प्लांट और एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। तो इस पे एक तो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी एक मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन है, एंड क्रिस्टलाइन कोर है, जिसके अंदर आपको एंजाइम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, जैसे यहां पर कैटेलेज और पेरोक्सीडेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, ऑल राइट। सो यहां पर देखो प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच के डिफरेंसेस। मैंने आपको चार चीजें बताई थी और मेरा जो सिंपल फंडा था वो था 4C। सिंपल सी बात, 4C से मैं याद करता हूं, जैसे एक C यानी सेल वॉल, प्लांट में प्रेजेंट एनिमल में एब्सेंट, काम खत्म। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, सबसे कॉमन यही तो है जो हम पढ़ते हैं डिटेल में, प्लांट में प्रेजेंट एनिमल में एब्सेंट, बात खत्म। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट में प्रेजेंट एनिमल में एब्सेंट, खत्म। सेंट्रियोल्स आपके एब्सेंट होंगे प्लांट में, सिर्फ एनिमल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। 4C प्रिंसिपल से बात खत्म हो जाती है। अब नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, हालांकि हम कर चुके हैं बट स्टिल हम लोग इसको एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आपका छोटा होता है, यूजुअल जो साइज है बैक्टीरिया का टिपिकल वो 1 से 2 माइक्रोन है, 3 से 5 माइक्रोन भी देखने को मिल सकता है। यूकैरियोटिक सेल का जो टिपिकल साइज है ये 10 से 20 माइक्रोन है, यानी ये प्रोकैरियोट से बड़े हैं, सिंपल सी बात। जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, यानी आपका सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है यूकैरियोट के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, बिकॉज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, लेकिन यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होंगे, जबकि यहां पर प्रेजेंट होंगे। डीएनए आपका सर्कुलर होता है, चाहे न्यूक्लियोइड हो चाहे प्लाज्मिड हो। हमारे अंदर ज्यादातर के अंदर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आपका लीनियर डीएनए होता है। कुछ आपके ऐसे हैं जिनमें जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनमें सर्कुलर ऑब्जर्व कर लिया गया है, ज्यादातर में लेकिन 99% में आपका लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। राइबोसोम्स आर 70S टाइप, और यहां पर 70S भी हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, और मेजरली ATS होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये आपकी बेसिक चर्चा थी पूरे के पूरे सेल के बारे में। अब हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं टुवर्ड्स द बायोमोलिक्यूल्स, एंड आफ्टर बायोमोलिक्यूल्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग 2 लेक्चर्स में करेंगे, बिकॉज काफी बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेंगे, एक में एंजाइम पढ़ लेंगे। सेल साइकिल सेल डिवीजन छोटा चैप्टर है, आई थिंक उसको 2.5-3 घंटे में आराम से रैप अप किया जा सकता है, तो उसको हम लोग सिंगल लेक्चर के अंदर देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। राइट, सो दिस वाज अबाउट सेल एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी वेल। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो यार गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मार्क्सअप लर्निंग ऐप के नीचे आप रिव्यूज दे सकते हैं। अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तो पॉजिटिव रिव्यूज दीजिए। कुछ चीज़ें अगर हम करेक्ट कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा एक पब्लिक डोमेन भी है जिस पे आप बातें कर सकते हैं हमसे, एंड अल्टीमेटली आप अपने सजेशंस दे सकते हैं, हम उन सजेशंस को ज़रूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय।